ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल, अध्याय 121, एक भाग्यपूर्ण मुठभेड़। हॉल में जानकार लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उन्होंने उस ज्वाला को देखा जो राक्षस कोर से बने हथियार को भी तुरंत पिघला सकती थी। NOWELL-BE-IN.C ज़ियाओ यान ने मो कबीले की दूसरी युवा महिला की बर्फ सफ़ेद गर्दन को पकड़ने और उसे ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाए। उसकी उदासीन आवाज़ फैली, बिना किसी सुंदरता की जैद जैसी त्वचा को संजोए। मो कबीले की दूसरी युवा महिला, लिंग लिन, अपने सामने खड़े युवक को चौंक कर देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखें आतंक से भर गईं। हालांकि वह पहले ही डूमास्टर दायरे में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक साधारण डूमास्टर ज़ियाओ यान की पकड़ से कैसे बच सकता था। ज़ियाओ यान की ठंडी, उदासीन आंखें और पानी की तरह शांत आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह मो कबीले की इस दूसरी युवती को बिना सोचे समझे किसी भी पल मार सकता है। सर, कृपया अपना हाथ रोक लें। एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से सराय की लॉबी से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव थे। ज़ियाओ यान ने अधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर मो कबीले का प्रतीक देखा। उसने एक पल सोचा और फिर अचानक अपनी पकड़ छोड़ दी। लिंगलिन सीधे उसके नितंबों पर गिर गई। उसने कुछ बार खांसी और अपनी गर्दन को छुआ। उसकी आंखें डर से भर गईं क्योंकि उसने ज़ियाओ यान को देखा। अगर उसने अभी थोड़ा और जोर लगाया होता तो वह आसानी से उसकी गर्दन की हड्डियों को कुचल सकता था और उसे वहीं बेजान छोड़ सकता था। सर, लिंगलिन पहले बहुत आवेगी थी। कृपया मेरे मो कबीले की खातिर नाराज न हों। अधेड़ उम्र के आदमी की खोपड़ी सुन्न हो गई। लिंगलिन ने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी थी। उसके सामने खड़े युवक में जबरदस्त ताकत थी और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी और भी अथाह था। उसे डर था कि वह डू स्पिरिट के दायरे में पहुंच गया है। लिंगलिन जल्दी से जमीन से उठी और अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे छिप गई। वह ये भी जानती थी कि उसने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी है और चिल्लाने या हंगामा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम मो कबीले के पास उस तरह की योग्यता नहीं है, जियोयान ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। उसकी आवाज़ शांत हॉल में गूंज उठी। उसके बगल में बैठा हाई बोडोंग भी चुप रहा। अधेड़ उम्र के आदमी की पलकें झपक रही थीं। आमतौर पर कोई भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो उसे सबक सिखाया जाता, लेकिन अब, भले ही वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इसका अंत उसकी एक बदसूरत मौत के साथ होगा। हे, हाँ हाँ सर, सही कह रहे हैं। हम लिंगलिन को निश्चित रूप से सख्ती से अनुशासित करेंगे। यान सिटी में आपके सभी खर्च हमारे मो कबीले द्वारा वहन किए जाएंगे। हमने आप दोनों के लिए पहले से ही सबसे अच्छे सूट तैयार कर रखे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने बगल में बैठी रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखा। तभी रिसेप्शनिस्ट ने प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से 2 बेहतरीन कमरे की पट्टिकाएं निकाली और उन्हें है बोडोंग और ज़ियाओ यान को सौंप दिया। ज़ियाओ यान ने 2 बेहतरीन पट्टिकाएं लेने और ऊपर अतिथि कक्षों में जाने से पहले है बोडोंग को सिर हिलाया। है बोडोंग ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगा कि तुम सीधे मो कबीले में एक दृश्य पैदा कर दोगे। मो कबीले से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे यान सिटी में गहराई से जड़े हुए हैं। यहाँ परेशानी पैदा करने से शहर के गार्ड आकर्षित हो सकते हैं, जो परेशानी भरा होगा क्योंकि वे जियामा साम्राज्य के शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ किंगलिन को वापस लाना है। एक बार जब वह सुरक्षित हो जाएगी तो मैं मो कबीले को थोड़ा खून बहाकर बराबरी पर ला सकता हूँ। हालांकि मो चेंग ने एक दिन पहले ही एक उड़ने वाले जादुई जानवर पर सवार होकर रॉक डेजर्ट सिटी छोड़ दी थी, लेकिन ज़ियाओ यान और है बोडोंग की गति निश्चित रूप से एक उड़ने वाले जादुई जानवर से ज़्यादा तेज थी। किंगलिन के अभी भी सुरक्षित होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह मामले को बेवजह बढ़ाना नहीं चाहता था। उसे बचाने के बाद वह अपना गुस्सा निकाल सकता था। सीढ़ियों के अंत में बूढ़े और जवान आकृतियों को धीरे धीरे गायब होते देखकर हॉल में तनावपूर्ण माहौल आखिरकार थोड़ा कम हुआ। लोग इन दोनों की पृष्ठभूमि के बारे में कानाफूसी और अटकलें लगाने लगे। ज़ियाओ यान के नज़रों से ओझल होने के बाद ही लिंगलिन के पीले और सुंदर चेहरे पर कुछ रंगत लौटी। उसकी आंखों में तुरंत शिकायत के आंसू आ गए, जिन्हें उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछ दिया। यांग सिटी में रहने के अपने सभी वर्षों में ये पहली बार था जब उसे इस तरह का अपमान सहना पड़ा था। जब तक जियो यान कुछ समय के लिए चला गया था तब तक लिंगलिन के अनुयायी उसे सांत्वना देने के लिए नहीं आए थे। हालांकि सांत्वना देने के उनके प्रयास कुछ खोखले लग रहे थे। हे, छोटी बहन लिंगलिन इतनी दयनीय रूप से क्यों रो रही है? क्या वाकई यान शहर में कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत करे? जैसे ही लिंगलिन के इर्द गिर्द के युवा अपनी बहादुरी का इजहार कर रहे थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पीछे से एक स्पष्ट और मधुर हंसी आई जो किसी प्राचीन घंटी की झनकार की तरह लग रही थी। एक युवती ने सभी की निगाहों के सामने मुख्य द्वार से शालीनता से प्रवेश किया।
जैसे ही वह सामने के प्रवेश द्वार से अंदर आए, हर आदमी ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। उनमें से कई की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। युवती ने चौड़ी आस्तीन वाला एक लंबा सफ़ेद लबादा और एक हल्के चांदी का बेल्ट पहना हुआ था जो उसकी विलो जैसी कमर को कस रहा था, जो उसकी पतली कमर को पूरी तरह से उभार रहा था। उसकी आकर्षक मुस्कान में सूक्ष्म लालित्य और कुलीनता झलक रही थी। हालांकि उसका भाव कोमल लग रहा था, लेकिन उसमें एक दूर का अलगाव था जो लोगों को हजारों मील दूर रखता था। उसकी आंखों में एक अनोखी जिद झलक रही थी। अगर जियाओयान यहाँ खड़ी होती तो उसे यह पहचानने में कुछ सेकंड लग सकते थे कि यह युवती नालन यानरान है, वही जिसकी 2 उंगलियां उसने 3 साल पहले एक ही वार में तोड़ दी थीं। वह जियाओयान जितनी ही उम्र की थी, और कहावत एक लड़की बचपन और औरत बनने के बीच 18 बार बदलती है, सच साबित हुई। आज की नालन यानरान 3 साल पहले की नालन यानरान से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बहन नालन, तुम भी यहाँ हो। नालन यानरान को देखते ही लिंगलिन ने अपने आंसू एक तरफ रख दिए और खुशी से उछलते हुए उसकी बाँह पकड़ ली। हालांकि लिंगलिन काफ़ी सुंदर थी, लेकिन नालन यानरान के बगल में खड़े होने से उनके रूप रंग में अंतर और भी स्पष्ट हो गया, जिससे लिंगलिन को तुलना में थोड़ा कमतर महसूस हुआ। नालन यानरान ने लिंगलिन के जीवंत और हंसमुख रूप को देखकर केवल एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान संयमित थी, फिर भी उसमें एक नेक भाव था। इससे लोगों को यह महसूस नहीं होता था कि वह ठंडी है, लेकिन दूसरों को दूर रखने की भावना रखती थी। वैसे भी 3 साल पहले उस घटना का अनुभव करने के बाद एक बार की जिद्दी और उतावली युवती एक बहुत अधिक परिपक्व युवती में बदल गई थी। नालन यानरान के पीछे चलने वाला व्यक्ति अभी भी जी ये था, जो उस समय जियाओ कबीले के साथ सगाई तोड़ने के लिए उसके साथ था। जी ये की साधना अब दोप सितारा डू स्पिरिट चरण तक पहुंच गई थी। सही व्यक्ति का अनुसरण करने से लाभ हुआ था, और नालन यानरान की बढ़ती स्थिति के साथ उसने भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए थे। पिछले 3 वर्षों में उसकी साधना तेजी से बढ़ी थी। लिंगलिन ने स्नेहपूर्वक नालन यानरान के जैद जैसे निष्पक्ष हाथ को खींचा और प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बहन नालन, अगर पिता और अन्य लोगों को पता चले कि आप व्यक्तिगत रूप से मिस्टी क्लाउड माउंटेन से नीचे आई हैं, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बस अपने गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस अवधि के दौरान कुछ मामलों की तैयारी के लिए घर लौट रहा था, इसलिए मैं सुविधाजनक रूप से आ गया। नालन यानरान ने कोमल स्वर में कहा, बड़ी बहन नालन, आज पहले से ही अंधेरा हो रहा है। आप रात को यहीं क्यों नहीं आराम करती? इस जगह पर आपके दर्जे के मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर कमरे बनाए गए हैं। लिंगलिन ने उत्साह से कहा, मम्मा, मैं तब छोटी बहन लिंगलिन को परेशान करूंगी। नालन यानरान मुस्कुराए और सिर हिलाया। लिंगलिन शर्म से मुस्कुराए और चुप रही, क्योंकि वह नालन यानरान और जीए को सीढ़ियों से ऊपर ले गई। जैसे ही समूह सीढ़ियों के शीर्ष पर गायब हो गया, हॉल में फुसफुसाहट तेज हो गई, मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिनाने लगी। जियोयान, जो अपने कमरे में था, उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि यान सिटी आने पर उसका सामना नालन यानरान से होगा। अध्याय 122, एक कहानी है। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद जियाओयान ने पलट कर देखा, उसके चेहरे पर थकान के निशान दिखाई दिए। उसने अपनी आंखों के हल्के काले घेरे को रगड़ा और असहाय होकर है बोडोन की ओर कंधे उचका दिए। है बोडोन ने मेज़ पर रखा चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और जियाओयान से कहा, मुझे यकीन है कि वापस जाने के बाद उस आदमी का पहला कदम हमारी पृष्ठभूमि की जांच करना होगा। उसे जाने दो, वह शायद कल वैसे भी मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पता लगा लेगा। ये सिर्फ मो कबीले की बात है। अभी के लिए चलो अपनी स्थिति को समायोजित करते हैं। यात्रा मानसिक रूप से काफ़ी थका देने वाली रही है। ठीक होने के बाद चलो कल सुबह जल्दी ही किंगलिन की तलाश में मो कबीले में प्रवेश करते हैं। जियाओयान ने आलस से अपने शरीर को फैलाया, रात को अच्छी नींद लेने की तैयारी की। लंबे समय तक उड़ान भरने से दृष्टि और दिमाग दोनों पर बहुत दबाव पड़ता है। भले ही किसी के पास पर्याप्त दुखी हुई हो, लेकिन लगातार उड़ान का मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही जियाओयान नहाकर बिस्तर पर जाने वाला था, कमरे के बाहर गलियारे में, चाहे जानबूझकर या संयोग से, लिंगलिन ने नलान यानरान को उसके ठीक सामने वाले कमरे में ले गया। दोनों महिलाओं ने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे अंदर चली गईं। सुबह की धूप पैटर्न वाली खिड़कियों से छनकर आ रही थी। कमरे के अंदर जियाओयान, जो जाग गया था और साधना करने के लिए हरे रंग के कमल के मंच पर क्रॉस लेग बैठा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियों में एक हल्की हरी रोशनी चमक उठी। उसने ठंडी सुबह की हवा में गहरी सांस ली और तुरंत तरोताज़ा और स्फूर्ति महसूस की। ये हरे रंग का कमल का मंच वास्तव में आत्मा को शांत कर सकता है और मन को तरोताज़ा कर सकता है। ये वास्तव में एक दुर्लभ खजाना है। हरे रंग के कमल के मंच को दूर रखने के बाद जियाओयान कमरे से बाहर चला गया। हाई बोडोन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चलो ओल्ड हाई, आज हम चुपके से अंदर घुसेंगे और मो कबीले के व्यस्त रहने के दौरान सबसे पहले किंगलिन को ढूंढेंगे। फिर हम उस बूढ़े साथी मोचेंग का जन्मदिन ठीक से मनाएंगे।
मेरे दिमाग में पहले से ही एक बेहतरीन तोहफा है। टस्क टस्क टस्क, बेचारे मो कबीले। मुझे डर है कि आज उनका खुशी का मौका अंतिम संस्कार में बदल सकता है बोडोंग ने असहाय होकर कंधे उचकाते हुए कहा। जियाओ यान की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था जिसे उसने छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। जियाओ यान को अपनी पहचान छिपाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मो कबीला कुछ भी नहीं था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को छोड़कर मौजूदा जियाओ कबीला पहले से ही मो कबीले से ज़्यादा मजबूत था। वैसे भी मो कबीला क्या था? वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता को भी जानता था और हॉल ऑफ सोल्स में शामिल हो गया था। कमरे से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान ने आराम से दरवाज़ा बंद किया और गलियारे के साथ सीढ़ियों से नीचे चला गया। और उसी पल सराय के प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ी नालन यानरान ने एक तंग चांद सफ़ेद लबादा पहना हुआ था जो उसके उत्तम और आकर्षक रूप को पूरी तरह से उभार रहा था। वह मुस्कुरा रही थी और लिंगलिन के साथ बातें कर रही थी, जबकि हॉल से कई विवेकपूर्ण लेकिन गर्म निगाहें उसे घूर रही थीं। जैसे ही जियाओ यान के कदम धीरे धीरे सीढ़ियों की आखिरी उड़ान से नीचे उतरे, उसने अचानक अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। उसी क्षण नालन यानरान ने भी सीढ़ियों की दिशा की ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं, उनकी हरकतें अचानक रुक गईं और वे दोनों ऐसे जगह पर जम गए जैसे कि बिजली गिर गई हो। हालांकि 3 साल हो गए थे और वे दोनों काफ़ी बदल गए थे, फिर भी जियाओ यान नालन यानरान को पहचान सकता था। और नालन यानरान ने भी एक नज़र में उस आदमी को पहचान लिया जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी, जियाओ यान। उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी होने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया, या यूं कहें अविश्वसनीय रूप से अजीब। एक चतुर बूढ़ा आदमी होने के नाते हाई बोडोंग ने जियाओ यान के अचानक रुकने को तुरंत नोटिस कर लिया। उसने जियाओ यान की निगाहों का पीछा करते हुए प्रवेश द्वार की ओर देखा। ठीक उसी समय उसने देखा कि नालन यानरान भी अपनी जगह पर जम गया था। उसकी भौहें तुरंत उठ गईं। यह माहौल, वे भाव, उनकी आंखों में वह नज़र। यहाँ एक कहानी है। हाइबोडोंग अब बस मुट्ठी भर पॉपकॉर्न लेना चाहता था और इस महान नाटक को देखने के लिए बैठ जाना चाहता था। नालन यानरान ने अपने दांतों को थोड़ा भींचा, उसका भाव ठंडा हो गया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसके दिल में अचानक बेकाबू क्रोध और अपमान की लहर उमड़ पड़ी। दूसरी ओर जियाओ यान को थोड़ा अजीब लगा और वह वहां से चला जाना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता एकमात्र बाहरी उपयाजक के जन्मदिन समारोह में भाग लेंगे। नालन यानरान का शरीर थोड़ा कांप उठा। काफी देर बाद उसके भीतर से एक भयंकर आभा धीरे धीरे जागृत हुई। यानरान गेये को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने सीढ़ियों की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। एक पल में उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये स्पष्ट था कि उसने जियाओ यान को भी पहचान लिया था। सगाई रद्द होने की घटना को अच्छी तरह से छिपाया गया था। गेये ने यह उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की कि नालन यानरान अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति से हार गई थी। आखिर कौन विश्वास करेगा कि एक दूरदराज के शहर के कबीले के एक युवक ने एक ही मुक्का मारकर उसकी 2 उंगलियां तोड़ दीं। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता उसी साधना स्तर के किसी व्यक्ति के मुक्का का सामना नहीं कर सकते थे। अगर यह खबर फैली तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। इस समय कई लोगों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपनी निगाहें दोनों की ओर घुमा लीं। वे अधिक समझदार व्यक्ति पहले से ही चीज़ों को जोड़ना शुरू कर चुके थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यान सिटी में देख पाऊंगी, नालन यानरान ने धीमी आवाज में कहा। ओह, शुद्ध संयोग। नालन यानरान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, लगभग 3 साल हो गए हैं। चूंकि हम दोनों यहाँ हैं, तो क्यों न हम यहाँ यान सिटी में अपने पिछले समझौते को पूरा करें। जियाओ यान ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ काम निपटाने हैं। कल के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम भी मो कबीले के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए यहाँ हो? जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा, तुम ऐसा कह सकते हो। एक महिला को दिन रात अपने बारे में सोचने में सक्षम होने के कारण जियाओ यान को एक काफ़ी सफल युवा लड़का माना जा सकता है। माहौल कुछ पल के लिए बहुत शांत हो गया। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, नाटक के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। तभी गेये आगे बढ़ा और अपने हाथों को जियाओ यान की ओर मोड़ते हुए बोला, छोटे कबीले के नेता जियाओ, बहुत दिनों से नहीं मिले। मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारे जाते। जियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, वाकई बहुत समय हो गया है मिस्टर गेये। तकनीकी तौर पर सगाई अभी तक रद्द नहीं हुई थी। इसके अलावा 3 साल पहले की घटना के बाद नालन कबीला नालन यानरान को सगाई तोड़ने से रोकने की कोशिश में पागल हो गया था। इसके अलावा गेये को थोड़ा बहुत आभास हो गया था कि जियाओ यान पहले ही डू ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंच चुका था। 3 साल में डू प्रैक्टिशनर से डू ग्रैंड मास्टर तक आगे बढ़ना इस तरह की प्रगति नालन यानरान से कम नहीं थी। इससे गेये हैरान और भयभीत हो गए। पिल्किंग बूहे की सहायता और संप्रदाय नेता यून यून के मार्गदर्शन के बाद भी
नालन यानरान अभी भी अपने और जियाओ यान के बीच साधना में अंतर को नहीं बढ़ा पाए। ऐसी प्रतिभा बस बहुत ही आश्चर्यजनक थी। फिर गे ये ने जियाओ यान के बगल में खड़े है बोडोन पर नजर डाली और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह है बोडोन की ताकत को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। यह एक रसातल की तरह गहरा और अथाह था। मैंने संप्रदाय नेता से ही इस तरह की अनुभूति महसूस की है। गेये का दिल भय से भर गया। गेये ने अपने हाथों को कप में भर लिया और कहा, चूंकि ऐसा है तो क्यों न छोटे कबीले के नेता जियाओ हमारे साथ मो कबीले का दौरा करें। जियाओ यान ने अपनी भौहें उठाईं। वह सोच रहा था कि मो कबीले में कैसे घुसा जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई अंदरूनी आदमी है। जी ये ने नलन यानरान की ओर धीरे से अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, यानरान, तुमने एल्डर गुहे द्वारा दी गई बैंगनी क्रिस्टल गोली का उपयोग करके आधे साल पहले ही डू ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था। बैंगनी क्रिस्टल गोली का प्रभाव 1 साल तक रहेगा, जिसके दौरान तुम्हारी साधना दोगुनी तेजी से आगे बढ़ेगी। मेरा सुझाव है कि तुम अगले 3 या 4 महीनों तक साधना जारी रखो। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जी ये के शब्दों को सुनकर नलन यानरान ने वास्तव में अपनी आभा को दबा दिया। ये स्पष्ट था कि इन 3 वर्षों ने उसे और अधिक शांत बना दिया था। जियोयान ने हाई बोडोन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और फिर एक आध्यात्मिक संचरण का उपयोग करके कहा, बूढ़ी हाई मो कबीले के अंदर जाने के बाद किंगलिन को खोजने में मेरी मदद करो। उसके पास रैंक 4 सांप प्रकार का जादुई जानवर है। उसे ले जाओ और मो चेंग को मेरे पास छोड़ दो। अध्याय 123। क्या 3 सालों में तुमने यही सब हासिल किया है? बड़ी बहन नालन, कल यह वही था। लिंगलिन नालन यानरान के पीछे छिप गई और चुपचाप बड़बड़ाने लगी। जैसे ही उसने जियाओ यान को देखा, नालन यानरान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि केवल वही इतना निर्दयी होने की हिम्मत कर सकता है। आखिरकार वह भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता की प्रत्यक्ष शिष्या ने 2 उंगलियां तोड़ दी थीं। यह आदमी दया दिखाना बिल्कुल नहीं जानता था। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से सुन सकता था कि लिंगलिन क्या कह रहा था। उसने उसकी ओर देखा और लापरवाही से टिप्पणी की, किसी ने पहला कदम उठाया। ये तथ्य कि मैंने वास्तव में जवाबी कार्रवाई नहीं की पहले से ही उसका चेहरा खराब कर रहा था। हम जियाओ यान की भौहें सिकुड़ गईं, जिससे लिंगलिन तुरंत डर गई और पीछे हट गई। एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जूनियर सिस्टर यानरान, मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारा परिवार व्यस्त है और हमने अपने सम्मानित मेहमानों की लगभग उपेक्षा की है। तभी मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर से अचानक एक स्पष्ट चमकदार हंसी की आवाज़ आई। उसके बाद एक सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ अंदर आया और बड़ी आत्मीयता से नालन यानरान को संबोधित किया। जियाओ यान ने युवक के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली और तुरंत अनुमान लगाया कि यह नालन यानरान के प्रेमियों में से एक होना चाहिए। वरिष्ठ भाई मोली बहुत विनम्र हैं। नालन यानरान ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान संयमित थी। युवक की आंखों में जलती हुई निगाहों के बावजूद उसने अपना भाव नर्म नहीं किया। मोली नामक युवक की आंखों में निराशा की एक झलक तब चमकी जब उसने उसकी गुनगुनी मुस्कान देखी। हालांकि वे कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, फिर भी वह उसके लिए कोई खास भावना नहीं रखती थी, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, जूनियर सिस्टर यानरान, तुम मेरे साथ मो कबीले में क्यों नहीं आती? वैसे भी यह रास्ते में ही है। नालन यानरान ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाए। उसने जिये की तरफ देखा, फिर सिर हिलाने से पहले जियोयान की तरफ गहरी नज़र डाली। उसकी नज़र को देखते हुए मोली ने जियोयान और हेबोडोन की तरफ रुख किया और पूछा, और ये दोनों कौन हो सकते हैं? जिये ने तुरंत जवाब दिया, वे मेरे और यानरान के दोस्त हैं जो जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। ओह, मैं समझ गया। उस स्थिति में चलो साथ चलते हैं, मोली ने आमंत्रित किया। हेबोडोन को अंदर से थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार जियोयान बधाई देने के लिए यहाँ नहीं था, बल्कि मो चेंग की याद में धूपबत्ती चढ़ाने के लिए था। क्या ये घर में भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? हालांकि जियोयान ने मना नहीं किया। चूंकि कोई उसे मो कबीले में ले जाने के लिए तैयार था, इसलिए वह अब और अंदर घुसने की जहमत नहीं उठा सकता था। कुछ ही देर में समूह एक गाड़ी में मो कबीले के मुख्यालय में पहुंच गया। मो कबीला वास्तव में जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत में सबसे शक्तिशाली कबीले के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। अकेले इस भारी किले को बनाने में बहुत अधिक धन खर्च हुआ होगा। जियाओ यान ने किले को ऊपर से स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। उसने पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले कम से कम 1 दर्जन निगरानी बिंदुओं को महसूस किया, जिसमें कोई भी अंधा स्थान नहीं था। अगर कोई हवा से उड़ने की कोशिश करता तो अनगिनत छिपे हुए तीर संभवतः घुसपैठिए को तुरंत पिनकुशन में बदल देते। अच्छा हुआ कि मैंने उड़ने की कोशिश नहीं की। जियाओ यान और हेबोडोन ने नालन यानरान और अन्य लोगों का पीछा करते हुए आसानी से मो कबीले के परिसर में प्रवेश किया। मुख्य हॉल के अंदर जाने के बाद जियाओ यान ने हेबोडोन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। पूर्व हॉल में रहा, जबकि बाद वाला किंगलिन के किसी भी संकेत की तलाश में चुपचाप खिसक गया।
हा भतीजी नालन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज व्यक्तिगत रूप से आओगे। तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में मेरे मो कबीले के लिए बहुत सम्मान लाती है। मो चेंग की मुस्कान तब और बढ़ गई जब उसने नालन यानारान को आते देखा। कार्यक्रम के मेजबान के रूप में वह गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण अभिवादन के साथ उसके पास गया। जियाओयान ने आराम से एक सीट ढूंढी और मो चेंग पर अपनी नज़रें गड़ा दी, खासतौर पर उसकी आंखों पर। ये पुष्टि करने के बाद ही कि मो चेंग की आंखों में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स नहीं है, वह पूरी तरह से शांत हो गया। इससे उसे कम से कम ये भरोसा तो हुआ कि किंगलिन अभी भी सुरक्षित है। NOWELL-BE-IN.C जियाओयान को सिर्फ मो चेंग को गठबंधन और विलय के बारे में बकबक करते हुए सुनकर बोरियत महसूस हुई। वह सिर्फ हाई बोडोंग द्वारा किंगलिन का पता लगाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह मिल जाती, वह मो चेंग को उसके किए की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता। मो चेंग जिस भी गठबंधन पर चर्चा कर रहा था, उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौन जानता है कि मो चेंग कब से बात कर रहा था जब अचानक उसके पीछे हाई बोडोंग प्रकट हुआ। जब जियाओयान ने देखा कि किंगलिन उसके साथ नहीं है, तो उसने उलझन में पूछा, बूढ़े हाई, क्या कुछ हुआ है? किंगलिन कहाँ है? जियाओयान ने कल रात याददाश्त से किंगलिन का चित्र बनाया था। उसे उसके विशिष्ट जैद हरे बालों के साथ आसानी से ढूंढा जा सकता था। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पूरे मो कबीले में हर कमरे की तलाशी ली है, लेकिन तुमने जिस लड़की का वर्णन किया है, उसे नहीं ढूंढ सका। वह किसी गुप्त कक्ष में छिपी होगी। जियाओयान ने अंदर से आह भरी और धीरे से अपना सिर उठाकर मो चेंग को देखा, जो अभी भी हॉल के बीच में उत्साहपूर्वक बोल रहा था। उसने शांति से कहा, क्या अफसोस है। अगर मैं किंगलिन को आसानी से बचा पाता तो शायद वह अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा खून बहा सकता था। मो चेंग ने अपना सबसे अच्छा मौका खो दिया था। जियाओयान ने अपने पैरों को क्रॉस किया और अपने कप में चाय की पत्तियों से हल्के से छेड़छाड़ की। डू क्यूई द्वारा सुनाई गई उसकी आवाज़ पूरे हॉल में फैल गई, मो चेंग, वह लड़की कहाँ है जिसे तुमने कुछ दिन पहले रॉक डेजर्ट सिटी से अगवा किया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहले शोरगुल से भरा हॉल एक पल में शांत हो गया। हर कोई जियोयान की ओर देखने लगा। उन्होंने उसकी बातें बहुत स्पष्ट रूप से सुनी थीं। पहले एल्डर ने एक लड़की का अपहरण किया। ये युवक कौन है जो पहले एल्डर से इतने खुलेआम सवाल करने की हिम्मत करता है? नालन यानरान और जीये को लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उन्हें आखिरकार जियोयान के यान सिटी में आने का उद्देश्य समझ में आ गया था। वह यहाँ किसी की रिहाई की मांग करने आया था। अरे नहीं, उन्होंने अनजाने में एक भेड़िए को दूसरे व्यक्ति के घर में आमंत्रित कर लिया था। मो चेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जियोयान ने मो चेंग की ओर देखा और जवाब दिया, जियोयान। उसे मो कबीले का जरा भी डर नहीं था और वह उपनाम का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। जियाओयान, तुम यानरान की मंगेतर हो। मोली, जो नालन यानरान के बगल में बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। नालन यानरान के एक प्रेमी के रूप में वह जियाओयान को अच्छी तरह से जानता था और यहाँ तक कि उनके बीच 3 साल के समझौते के बारे में भी जानता था। हाइबोडोंग सहित मौजूद सभी लोगों ने जियाओयान और फिर नालन यानरान को देखा। अच्छा लड़का, पता चला कि इन दोनों की सगाई हो चुकी है। मो चेंग को भी याद था कि जियाओयान कौन था। वह ठंडे स्वर में हंसा और बोला, भले ही तुम वास्तव में भतीजी नालन की मंगेतर हो, मैंने सुना है कि सगाई पहले ही रद्द हो चुकी है और तुमने किसी तरह का 3 साल का समझौता किया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पहचान का उपयोग करके मेरे मो कबीले में परेशानी पैदा कर सकती हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। उस समय जब युवा नालन यानरान अपनी सगाई तोड़ना चाहती थी, तो इसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में काफ़ी हलचल मचा दी थी। उनके लौटने पर जीए ने इस तथ्य को छुपाया कि नालन यानरान हार गया था। इसके बजाय दावा किया कि दोनों पक्ष एक समझौते पर नहीं पहुंच सके और 3 साल बाद द्वंद्व युद्ध के साथ मामले को सुलझाने का फैसला किया। जीए ने इसे इस तरह से कहा, सभी ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि जियोयान बस जिद्दी हो रहा था और जाने से इनकार कर रहा था। लेकिन कभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वास्तविकता पूरी तरह से अलग होगी। मो चेंग ने मोली को एक सार्थक नज़र से देखा और वह तुरंत समझ गया। वह नालन यानरान के सामने आया, अपनी तलवार निकाली और कहा, जियाओयान, तुम यानरान को चुनौती देने के योग्य नहीं हो। मैं उसे चुनौती दूंगा। जियोयान को ये लगभग हास्यास्पद लगा। क्या अफवाहें वाकई इतनी जंगली हो गई थीं? एक भिनभिनाने वाली आवाज़ के साथ मोली ने अपनी डूक्यूई को प्रसारित किया और तुरंत अपने पूरे शरीर को डूक्यूई कवच से ढक लिया। 3 सितारा डू ग्रैंडमास्टर की आभा फूट पड़ी जब उसने अपनी तलवार जियाओयान पर तान दी और घोषणा की, मेरी ताकत यानरान के बराबर है। अगर तुम उसे चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। जियाओयान ने भौहें उठाईं और बगल में खड़ी नालन यानरान को देखा। क्योंकि उसके शरीर पर कुछ ऐसा था जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को जांचने से रोक रहा था,
इसलिए उसे उसकी साधना का सही स्तर नहीं पता था। क्या तुम्हारी ताकत उसके बराबर है? ये सही है, दिलचस्प है। जियाओयान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और मो चेंग की ओर देखा। मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इससे पहले कि मैं इस स्थिति से ऊब जाऊं, अगर तुम किंग लिन को यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हारे मो कबीले को छोड़ दूंगा। अन्यथा तुम्हारा खुशी का अवसर आज अंतिम संस्कार में बदल जाएगा। मो चेंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसने भयावह लहजे में जवाब दिया, चाहे तुम कोई भी हो, मो कबीला ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जंगली हो सकते हो। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति ऐसा था जो ताबूत को देखने तक आंसू नहीं बहाएगा। वह धीरे से बैठ गया, मेज से एक कप गर्म चाय उठाए और आराम से एक घूंट लिया। शांत स्वर में उसने कहा, चाय ठंडी होने से पहले तुम्हारे मो कबीले का आखिरी मौका है। जब मोली ने देखा कि जियाओयान उसे अनदेखा कर रहा है तो उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक उभरी। भले ही सगाई रद्द हुई हो या नहीं, नाला न्यानरान के मंगेतर के रूप में जियाओयान की उपाधि ने उसका खून खौला दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रीनवुड स्वॉर्ड। मोली का आकार आगे की ओर बढ़ा, उसकी लंबी तलवार हरी भरी रोशनी में बदल गई जो सीधे जियाओयान के गले पर लगी। उसका कोई इरादा नहीं था कि वह जियाओयान को मार डाले। यह मिस्टी क्लाउड सेक्ट की जुबान क्लास 2 तकनीक है, ग्रीनवुड स्वॉर्ड। मोली वास्तव में नालन यानरान के बराबर प्रतिभाशाली कहलाने के हकदार हैं। ग्रीनवुड स्वॉर्ड को वास्तव में महारत के एक बड़े स्तर तक विकसित किया गया है। ताली। उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ जब जियाओयान की उंगली की नोक पर खून की लाल लौ की एक किरण दिखाई दी, जो मोली की तलवार की नोक पर हल्के से दबाई गई। जियाओयान ने गहरी भौहें से कुढ़ी, अपना सिर घुमाकर मोली के पीछे नालन यानरान को देखा और थोड़े हैरान स्वर में पूछा, क्या तुमने 3 सालों में यही सब हासिल किया है? जियाओयान के हाथ के चारों ओर संघनित आंशिक डू कवच बनने और 10,000 जानवरों की लौ में ढकी मुट्ठी में तब्दील होने के साथ उसने मोली की डू तकनीक को रोकने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल किया। चाहे मोली ने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी तलवार चटकने की आवाज़ें निकालने के बावजूद आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये कैसे संभव है? उसने सिर्फ एक उंगली से ग्रीनवुड स्वॉर्ड को रोक दिया। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। शुरू में मजाक उड़ाने वाली सारी हंसी और शोरगुल वाली आवाज़ें अचानक बंद हो गईं क्योंकि हर कोई अविश्वास में इस दृश्य को देख रहा था। शुरू में हॉल में मौजूद जो लोग जियाओयान को नहीं जानते थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये सोचकर कि उसके जैसा बेकार मंगेतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य को चुनौती देने और मो कबीले के पहले बुजुर्ग को भड़काने की हिम्मत कर रहा है, बस मौत को दावत दे रहा है। अब उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया था, यहाँ तक कि गेये का मुंह भी आश्चर्य से खुला रह गया। उसने शुरू में मध्यस्थता करने के बारे में सोचा था क्योंकि जियाओयान के नालन कबीले के साथ कुछ संबंध थे। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जियाओयान एक उंगली से ग्रीनवुड स्वॉर्ड को रोक देगा। इससे उसकी जबरदस्त ताकत का पता चला। हालांकि जियाओयान ने इसे सहज दिखाया, लेकिन केवल वह खुद ही जानता था कि इसमें कितनी कठिनाई है। इस करतब के लिए स्वर्गीय ज्वाला पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी ताकि 10,000 जानवरों की ज्वाला की एक बड़ी मात्रा को एक बिंदु में संपीड़ित किया जा सके और इसकी शक्ति का उपयोग करके ग्रीनवुड स्वॉर्ड के प्रभाव को पूरी तरह से अवशोषित किया जा सके। जबकि मोली और जियाओयान दोनों 3 स्टार डू ग्रैंड मास्टर चरण में थे, उनकी शारीरिक शक्ति और उनकी डू क्यूई की शुद्धता पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थी। नालन यानरान ने स्वाभाविक रूप से जियाओयान के शब्दों को सुना और उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। 3 साल बीत चुके थे। ये युवा प्रतिभा जिसने उस समय उसे एक ही मुक्का से हरा दिया था, अभी भी उतनी ही शक्तिशाली थी। यह असंभव है। मैंने पहले ही ग्रीनवुड स्वॉर्ड को महारत के एक बड़े स्तर तक विकसित कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट का एक मुख्य शिष्य हूँ। मोली की आंखें लाल हो गई थीं, वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। ये ग्रीनवुड स्वॉर्ड तकनीक की बहुत ही महारत थी जिसने उसे पिछले मिस्टी क्लाउड सेक्ट मूल्यांकन के दौरान मुख्य शिष्य का स्थान दिलाया था। तो यह एक मुख्य शिष्य के लिए क्या होता है? ऐसा लगता है कि मैंने आपके मिस्टी क्लाउड सेक्ट में शामिल न होने का सही फैसला किया है। जियोयान ने थोड़ा बल लगाया और सहजता से मोली की लंबी तलवार को एक तरफ फेंक दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जियोयान द्वारा इस तरह से तिरस्कृत किए जाने पर मोली गुस्से से कांप उठा। वह मिस्टी क्लाउड सेक्ट में एक प्रमुख व्यक्ति था, यान सिटी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। कोई जाने कहां से आया कोई साधक उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्रोध के आवेश में मोली की डू क्यूई फूट पड़ी, जिससे उसकी ताकत एक स्तर बढ़ गई और उसके शरीर के चारों ओर डू क्यूई कवच बन गया। उसने अपनी तलवार को विस्फोटक बल के साथ घुमाया। हवा में सेंध लगाते हुए उसने तलवार की रोशनी की झड़ी लगा दी जो जियाओयान की ओर तेजी से वार कर रही थी। उसकी तलवार की चालें भयंकर और दबंग थीं, मानो जियाओयान को 1000 टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रही हो। मोली की ताकत का अंदाजा लगाने के बाद जियाओयान ने अब इस क्रोधित बच्चे को गंभीरता से नहीं लिया।
उसने केवल अपनी छोटी उंगली का उपयोग करके मोली के सभी हमलों को आसानी से रोक दिया। उसके पास अपने खाली हाथ से चाय का प्याला उठाने और गर्म चाय की चुस्की लेने का भी समय था। केवल सबसे शक्तिशाली हाइबोडोंग ने कुछ विवरणों पर ध्यान दिया और अंदर से चौंक गया। जादुई जानवरों के बराबर शरीर, अत्यधिक अग्नि नियंत्रण क्षमता और सुपर मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की धारणा। केवल इन तीनों को रखने से ही कोई इसे प्राप्त कर सकता है। यह आदमी वास्तव में एक भयानक राक्षस है। मो ली के तूफानी हमलों से बचते हुए जियाओ यान के पास अभी भी स्तब्ध प्रथम एल्डर मो चेंग की ओर देखने का अतिरिक्त ध्यान था और उसने शांति से कहा, प्रथम एल्डर, चाय ठंडी हो रही है। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मो चेंग का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक रहा था और उसने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम इस तरह के निराधार आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करोगे। हालांकि मैं अब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एल्डर युनलेंग मेरे आदरणीय शिक्षक हैं। एक दिन का शिक्षक जीवन भर के लिए पिता होता है। वह निश्चित रूप से तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा को यूं ही खराब करने की अनुमति नहीं देगा। बोलने के बाद मो चेंग ने जी ये की ओर देखना नहीं भूला। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक डीकन और जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि के रूप में जी ये के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का वजन उठाया। जी ये की पलकें हिंसक रूप से फड़क उठीं। मो चेंग की स्थिति के आधार पर नालन यानरान के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके जन्मदिन के भोज में शामिल होना असंभव होना चाहिए था। ये सब इसलिए था क्योंकि एल्डर यू लेंग का मो चेंग के साथ घनिष्ठ संबंध था। वास्तव में मो चेंग द्वारा हर साल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि सीधे उनकी जेब में चली जाती थी। जी ये ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से आगे बढ़कर कहा, छोटे भाई जियाओ यान, मो चेंग के बारे में। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जियाओ यान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, एक मिनट रुको, यह आदमी थोड़ा शोर मचा रहा है। दहाड़। अचानक एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी और उसकी हथेली से खून की लाल लौ निकली। आग के जानवर की तरह झपटते हुए उसने मोली के हमलों को भेद दिया और उसकी छाती पर जोरदार वार किया। खून की धार के साथ मोली मेजों और कुर्सियों से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जिंदगी या मौत अज्ञात थी। ठीक है मिस्टर जी ये आप क्या कह रहे थे? ताकत का प्रदर्शन। यह जियाओ यान था जो जी ये को स्पष्ट चेतावनी दे रहा था। संदेश स्पष्ट था, उसे परवाह नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जी ये कौन था। मो ली जैसे मुख्य शिष्य को भी वैसे ही पीटा जाएगा। मैं ओह जी ये कुछ देर के लिए शब्दों के लिए खो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे यान सिटी आने का पहले ही पछतावा हो रहा था। जियाओ यान, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक उपयाजक के रूप में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। कृपया हमें कुछ समय दें, जी ये ने कठोर चेहरे के साथ कहा। जियाओ यान मुस्कुराया और फिर हॉल में मौजूद कई लोगों की ओर मुड़ा और कहा, श्री जी ये अपने आसपास देखिए। यान शहर के प्रमुख कुलों और व्यवसायों के कई नेता मौजूद हैं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि मो चेंग वर्षों से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नाम का उपयोग करके उन पर कैसे अत्याचार कर रहा है? आपका मिस्टी क्लाउड संप्रदाय यहाँ का सबसे बड़ा अत्याचारी है। कोई आप पर कैसे भरोसा कर सकता है? ये शब्द कहते ही जी ये का चेहरा अस्वाभाविक हो गया। नालन यानरान जैसे व्यक्ति की तुलना में जो पूरे दिल से साधना पर ध्यान केंद्रित करता है, वह और मो चेंग जैसे पुराने लोमड़ी केवल लाभ के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुए थे। कई बातें बिना कहे ही समझ में आ गईं। समय, आप कहते हैं? बेशक मैं आपको कुछ दूंगा। क्या एक कप चाय पीने में लगने वाला समय काफ़ी है? जियाओ यान ने अपनी नज़र मो कबीले की दूसरी युवा महिला लिंगलिन की ओर घुमाई। पूर्व द्वारा घूरे जाने पर लिंगलिन तुरंत एक अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे छिप गई। उसे डर था कि वह उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। हालांकि जियाओ यान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। तुम्हें मो कबीले का मुखिया होना चाहिए। अवसर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें खुद ही भुनाना है। मो चेंग को मारने से पहले अगर तुम मुझे वह लड़की लाकर दे दो जिसे उसने 2 दिन पहले अगवा किया था, तो मैं तुम्हारे मो कबीले को छोड़ दूंगा। मो लैन, मो कबीले के सभी सदस्यों को तुरंत इकट्ठा करो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मो चेंग ने अधेड़ उम्र के आदमी पर दहाड़ लगाए। ये स्पष्ट था कि मो कबीले के भीतर कबीले के मुखिया की स्थिति भी मोनो एल बी जेन चेंग से कमतर थी। जियाओ यान ने कंधे उचका दिए। अब जब उसने पुष्टि कर ली थी कि किंग लिन अभी भी सुरक्षित है, तो उसे विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ओल्ड हाई, किसी को भी हस्तक्षेप न करने दें। निश्चिंत रहें, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। धमाका। हाइबोडोंग ने अपना हाथ लहराया और हॉल में एक मोटी बर्फ की दीवार दिखाई दी, जिसने तुरंत दूसरों को रोक दिया। मुझे देखने दो कि तुम्हारी इस जादुई जानवर प्रत्यारोपण तकनीक ने तुम्हें कितना मजबूत बना दिया है।
दहाड़, पागल शेर का जाप शुरू हो गया और 10,000 जानवरों की लौ ने तुरंत जियाओ यान के मांस और हड्डियों को मजबूत कर दिया। वह तुरंत एक विस्फोटक ध्वनि के साथ स्तब्ध मो चेंग के सामने प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी सीधे दूसरे पक्ष के चेहरे पर आ गिरी। अध्याय 125, निर्दयी जियाओ यान। इतनी तेज, नालन यानरान की आंखें सिकुड़ गईं। जियाओ यान की गति बेतुकी थी, यहाँ तक कि उसकी वायु विशेषता डू क्यूई भी पूरी तरह से फटने पर उसकी गति से मेल नहीं खा सकती थी। मो चेंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक दयनीय चीख के बाद हड्डियों के टूटने की बीमार करने वाली आवाज़ हॉल में गूंज उठी। आवाज़ इतनी तीखी थी कि सभी की त्वचा सिहर उठी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियाओ यान के भारी मुके ने मो चेंग की नाक की हड्डी को तोड़ दिया था। हड्डी टूटने की ऐसी आवाज़ ने सभी को सिहरन में डाल दिया। मो चेंग जैसे 5 स्टार डू स्पिरिट की नाक की हड्डी जियाओ यान के एक ही मुके से टूट गई, जो कि मात्र 3 स्टार डू ग्रैंड मास्टर था। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? उसकी शारीरिक शक्ति भयानक है। गे ये ने मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया। जियाओ यान का मुक्का सिर्फ मैडलान चैंडू तकनीक की शक्ति नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बुनियादी शारीरिक शक्ति पर भी निर्भर था। ये डू तकनीक और उसके शक्तिशाली शरीर का संयोजन था जिसके परिणामस्वरूप वह भयानक मुक्का बना। उसके शरीर पर दिखाई देने वाली रक्त लाल लौ बहुत खास है। यह उसकी शारीरिक विशेषताओं को बढ़ा सकती है। नालन यानरान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। युन युन की प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में उसके अवलोकन कौशल में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ था। उसने तुरंत देखा कि रक्त लाल लौ जियाओ यान ने मोली को तुरंत हराने के लिए इस्तेमाल की थी और अब मो चेंग से निपटना महत्वपूर्ण था। यह उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता था। क्या ये स्वर्गीय लौ हो सकती है? मैंने पिता से सुना है कि जियाओ यान भी एक प्रथम श्रेणी की कीमियागर है, नालन यानरान ने खुद से कहा। असंभव, यहाँ तक कि एल्डर गुहे, एक 6 स्तरीय कीमियागर, एक स्वर्गीय लौ प्राप्त नहीं कर सका। उसके जैसे प्रथम श्रेणी के कीमियागर के पास ये कैसे हो सकता है? गे ये ने अपना सिर हिलाया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि जियाओ यान के पास एक स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है जो गुहे के पास भी नहीं थी। उसने केवल अनुमान लगाया कि यह किसी प्रकार का विशेष अग्नि बीज था। वह यह मानना पसंद करेगा कि जियाओ यान में जन्मजात अलौकिक शक्ति थी, बजाय इसके कि वह ये स्वीकार करे कि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी। मो चेंग के खड़े होते ही एक के बाद एक चटकने की आवाज़ें आने लगीं और वह एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपनी टेढ़ी नाक को वापस अपनी जगह पर घुमाया और यह चमत्कारिक रूप से सभी की आंखों के सामने ठीक होने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मो चेंग ने वास्तव में अपने शरीर पर कुछ जादुई जानवर के अंगों को प्रत्यारोपित किया था, जिससे उसे असाधारण पुनर्योजी क्षमताएं प्राप्त हुईं। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत मेरे खिलाफ बेकार है। ग्रीन विंड क्लॉ। मो चेंग हवा के झोंके में बदल गया और आगे बढ़ा। उसका डू क्यू बेतहाशा बढ़ रहा था। उसका दाहिना हाथ वास्तव में एक विशाल पवन पंजे में बदल गया, जो एक ही झटके में जियाओ यान की छाती को छेदने का इरादा रखता था। जियाओ यान के मुंह के कोने मुड़ गए। वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी मुट्ठी कस गई और उसकी बांह की मांसपेशियां तुरंत एक खतरनाक रूप में उभर गईं। अंदर ही अंदर उसने दहाड़ लगाए। ऑक्टेन ब्लास्ट 10,000 जानवरों की ढहती मुट्ठी। आखिरकार मो चेंग एक शक्तिशाली 5 सितारा डू स्पिरिट था। उसकी साधना जियाओ यान की साधना से एक पूरे क्षेत्र में अधिक थी। जिस क्षण इस डू स्पिरिट विशेषज्ञ ने एक चाल चली, एक जबरदस्त आभा उभरी जिसने पूरे हॉल को उसके शक्तिशाली डू क्यूई से भर दिया। हालांकि जियाओ यान 10,000 जानवरों की लौ से मजबूत होकर एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर से बहुत दूर था। विशेष रूप से 10,000 जानवरों की लौ को परिष्कृत करने और 8 पंखों वाले फ्लेम टाइगर की मदद से अपने शरीर को इसकी शक्ति से तड़का लगाने के बाद उसका शरीर असाधारण रूप से दुर्जय हो गया था। जियाओ यान की मुट्ठी मो चेंग के पवन पंजे से जोरदार धमाके के साथ टकराए। पूरे हॉल में हवा के भयानक झोंके चल रहे थे। हाई बोडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक बार पहले भी जियाओ यान से लड़ाई की थी, जब उसकी ताकत सिर्फ 2 स्टार डू स्पिरिट स्टेज पर थी। हालांकि उस समय उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह एक भूतपूर्व डू सम्राट था। उसकी ताकत 5 स्टार डू स्पिरिट से कम नहीं होनी चाहिए। मो चेंग निश्चित रूप से जियाओ यान का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी। इतना ताकतवर, वह वास्तव में पहले एल्डर के बराबर है। जियाओ यान ने ठहाका लगाया। उसने ऑक्टेन ब्लास्ट को लगभग पूर्णता तक साधना कर लिया था। इसकी शक्ति एक डी क्लास डू तकनीक के बराबर थी। 10,000 जानवरों की लौ से वृद्धि के साथ भले ही मो चेंग की साधना एक पूरे क्षेत्र में अधिक हो, फिर भी ये पर्याप्त नहीं होगा। छिपी हुई शक्ति, विस्फोट करो। दहाड़ दहाड़ दहाड़। 10,000 जानवरों की दहाड़ उसकी मुट्ठी से निकली और खून से लाल लपटें फूट पड़ीं, जिससे हवा की ऊर्जा डूब गई। लपटों से बने एक विशाल बाघ जैसे जानवर ने अपना खूनी मुंह खोला और विशाल हवा के पंजे को पूरा निगल लिया। मो चेंग को एक ही मुक्का मारकर उड़ाते हुए 8 विस्फोटक ध्वनियां निकलीं। उसके शरीर में संचारित अपार शक्ति ने उसे मुंह भर खून थूकने पर मजबूर कर दिया।
पहला बड़ा असंभव 5 सितारा डू स्पिरिट मो चेंग एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर बदमाश से मुकाबला नहीं कर सकता। थप 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 मो चेंग कई कदम पीछे हट गया। उसका पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से बिखर गया था। 10,000 जानवरों की लपट ने उसके मांस को जला दिया था, जबकि ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति ने उसकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर दिया था। जियाओ यान के शरीर के साथ 10,000 जानवरों की लौ को एकीकृत करने से ऑक्टेन ब्लास्ट और विकसित हुआ। वर्तमान ऑक्टेन ब्लास्ट अब एंट्री लेवल डी क्लास डू तकनीक के बराबर नहीं था, यह एक पूर्ण विकसित तकनीक के बराबर था। एकमात्र इंटरमीडिएट जुबान क्लास डू तकनीक और एक डी क्लास डू तकनीक के बीच एक विशाल, लगभग दुर्गम अंतर था। नलन यानरान, जो बगल से देख रही थी, उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास की झलक थी। डी क्लास, बिना किसी संदेह के उसने भी महसूस किया था कि जियाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई डू तकनीक निश्चित रूप से डी क्लास स्तर की थी। ये डी क्लास डू तकनीकों का जादू था। वे खेती के स्तरों में अंतर को भी पाट सकते थे। आपकी खेती अधिक हो सकती है, लेकिन मेरी डू तकनीक अधिक मजबूत है। युनपो तियान ने स्वाभाविक रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए डी क्लास डू तकनीकें छोड़ दी थीं, और नलन यानरान उन्हें खेती करने के लिए योग्य थी। लेकिन उन्हें खेती करने में सक्षम होना और उन्हें पूरी तरह से महारत हासिल करना दो अलग अलग मामले थे। वर्तमान में उसने केवल डी क्लास डू तकनीक की आवश्यक चालें सीखी थीं, जो प्रवेश स्तर पर विचार करने के लिए पर्याप्त थीं। वह अभी भी महारत के एक छोटे स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। नालन यानरान ने शुरू में सोचा था कि डी क्लास डू तकनीक रखने से वह निश्चित रूप से जियाओ यान को हरा पाएगी, लेकिन ये पता चला कि वह भी एक तकनीक जानता था। आखिर उसने इन 3 वर्षों में कैसे साधना की? अपने दांत पीसते हुए मो चेंग ने अपनी भंडारण अंगूठी से जादुई जानवर के खून की एक शीशी ली। उसने इसे अपनी कटी हुई भुजा पर डाला और एक तेज, हड्डी भेदी दर्द उसके दिल में चुभ गया। अगले ही पल उसकी भुजा चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित हो गई और एक नया अंग उगाया। हालांकि ये भुजा काले काले तराजू से ढकी हुई थी, जो सामान्य भुजा से 4 या 5 गुना मोटी थी, जिसकी उंगलियां तीखे पंजों जैसी थीं। रैंक 4 ब्लैक आर्मर ड्रैगन की भुजा। इस तरह के क्रूर जानवर में रक्त को अवशोषित करने और कटे हुए अंगों को फिर से बनाने की क्षमता होती है। आपने इसकी भुजा की हड्डियों को अपनी भुजा में प्रत्यारोपित किया है। जियो यान, जिसने अपनी स्टोरेज रिंग में विभिन्न पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा था, ने एक नज़र में पहचान लिया कि मो चेंग की भुजा किस तरह के जादुई जानवर की थी। हे, आप काफ़ी कुछ जानते हैं। मो चेंग ने इनकार नहीं किया। एक फटने वाली आवाज़ के साथ उसकी पीठ से अचानक 8 भूरे सफ़ेद हड्डी के स्पाइक्स उगाए, जो मकड़ी के पैरों की तरह हवा में लहरा रहे थे। एक ग्रे बोन स्पाइडर के पैर, एक आयरन बैक मगरमच्छ का पिछला कवच, एक विंड गैलोपिंग ऑक्स के कान। आपने वास्तव में खुद को किसी ऐसी चीज़ में बदल लिया है जो न तो इंसान है और न ही जानवर। जियो यान ने मो चेंग की उपस्थिति को देखकर घृणा से अपना सिर हिलाया। इस समय उपस्थित सभी लोग अंदर से कांप उठे, चाहे वे यान सिटी के दूसरे कुलों से हों या मो कुल के शिष्यों से। उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मो चेंग को इस तरह देखकर वे आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या वह अब भी इंसान है? हा, इन जादुई जानवरों के प्रत्यारोपण के साथ मैं, मो चेंग, अजय हूँ। मो चेंग की आवाज़ भी कर्कश हो गई थी। अजय, तुम्हारा दिमाग जल गया होगा। क्या ये जादुई जानवर एक जैसे नहीं मरते? जियाओ यान को इस राक्षसी के साथ और कोई शब्द बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पागल शेर का मंत्र खूनी क्रोध के साथ फूट पड़ा। मार डालो! मो चेंग ने एक भयंकर चीख निकाली और बोलना बंद कर दिया। उसने अपने विभिन्न जादुई जानवर के अंगों को घुमाया और एक लंबी चीख के साथ जियाओ यान पर हमला किया। जियाओ यान के मुंह के कोने मुड़ गए और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जादुई जानवरों से निपटने के लिए उसके पास एक अच्छा तरीका था। आत्मा प्रभाव। 5वीं श्रेणी के किमियागर की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। मो चेंग के दिमाग में डोंग की आवाज़ के साथ विस्फोट हुआ, जिससे वह तुरंत अंधा हो गया और उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोना पड़ा। मौके का फायदा उठाते हुए जियाओ यान मो चेंग के पीछे दिखाई दिया, एक हाथ से उसकी पीठ पर लगी हड्डी की कीलों को पकड़ लिया और एक पैर से उसकी पीठ पर रौंद दिया। कई तरह की चटकने वाली आवाज़ों के साथ जियाओ यान ने वास्तव में उसकी पीठ से हड्डी की कीलों को बाहर निकाल दिया। आहा! मो चेंग की पीड़ा भरी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं। अध्याय 126 हमले के तहत। जियो यान ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, जिससे खून बहने लगा। चूंकि मो चेंग ने अपने लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर वह समय पर वापस नहीं आता, तो उसके 2 बड़े भाइयों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। जियो यान ने मो चेंग की पीठ से एक एक करके 8 हड्डी के स्पाइक्स निकाले। ये ध्यान देने योग्य है कि ये हड्डी के स्पाइक्स मो चेंग की पसलियों से जुड़े थे, जो अनिवार्य रूप से उसके अपने कंकाल का हिस्सा बन गए थे। जियो यान अब जो कर रहा था, वह उसकी पसलियों को चीरने के बराबर था। आहा! जियो यान की निर्दयता ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया।
कमजोर पेट वाले कुछ लोगों को तो बेकाबू होकर उल्टी भी होने लगी। धमाका। जियोयान ने मो चेंग की पीठ पर क्रूरता से कदम रखा, उसकी आंखें तीखी और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। उसने गहरी, धमकी भरी आवाज में पूछा, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। किंगलिन कहाँ है? क्रैक। धीरे धीरे दबाव डालते ही हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। एक और पीड़ा भरी चीख हवा में गूंज उठी, क्योंकि उसके पैरों के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज फिर से गूंज उठी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मो चेंग का चेहरा गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ जमीन पर दबा हुआ था। कम से कम मो चेंग अभी भी अपनी जिद में मजबूत था। मो कबीले का मुखिया मो लैन भयभीत था। आखिर मो चेंग ने 2 दिन पहले ऐसा राक्षस क्यों भड़काया था? मो कबीले में सबसे ताकतवर मो चेंग को अब पैरों तले रौंदा जा रहा था। क्या ये वाकई वही डू ग्रैंड मास्टर था जिसे वह जानता था? डू ग्रैंड मास्टर्स में इतनी ताकत कब से आ गई? मो लैन जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, सर, कृपया दया करें, मैं उस व्यक्ति को तुरंत लेकर आऊंगा। कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मो लैन, वहीं रुक जाओ। तुम्हें किसी को रिहा करने की अनुमति किसने दी? क्या तुम्हें पता है कि वह लड़की क्या है? मो चेंग ने अपना सिर घुमाया और अचानक गुस्से से चिल्लाने के लिए उसे ऊपर उठाया। हालांकि जियोयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता। उसके हाथ से 10,000 जानवरों की ज्वाला की एक बूंद गिरी, जिसने मो चेंग के पैर को तुरंत एक जोरदार फुफकार के साथ काले कोयले में बदल दिया। उसकी पीड़ा भरी चीखों की आवाज़ और जले हुए मांस की गंध पूरे हॉल में फैल गई। जब उसने देखा कि जियोयान मो चेंग को जलाने वाला था तो जीये ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, भाई जियोयान, कृपया दया करो। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की खातिर मो चेंग की जान बख्श दो। मो चेंग ने खून से सने दांत दिखाए और निडरता से जियोयान को घूरते हुए कहा, क्या तुम पूर्वोत्तर प्रांत के विभिन्न गुटों के सभी नेताओं के सामने मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। जियोयान एक पल के लिए चुप हो गया। मो चेंग को उसकी खामोशी देखकर तुरंत हिम्मत आ गई। उसने मान लिया कि वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रतिशोध से डर गया है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि कुछ समय पहले ही हाई बोडोंग चुपचाप दृश्य से गायब हो गया था। कुछ क्षण पहले जब मो लैन ने गुप्त रूप से किसी को गुप्त कक्ष में भेजा था, हाई बोडोंग ने बंदी को बचाने के लिए उस व्यक्ति का पीछा किया था। उसे ढूंढ लिया। हाई बोडोंग की आवाज़ सुनते ही जियोयान के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसने अपने पैर के नीचे मो चेंग को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास मेरी आंखों में मुझे धमकाने की योग्यता नहीं है। मुझे उनके प्रतिशोध का डर और भी कम है। जियोयान स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आखिरकार अब उसके पास 7वीं श्रेणी के कीमियागर का आत्मा शरीर था। सिर्फ इस आत्मा शरीर का मूल्य ही उसे कई आत्मा अंक अर्जित करने के लिए पर्याप्त था। आत्माओं के हॉल से एक कुलीन डू पूर्वज की सहायता का अनुरोध करने के लिए पर्याप्त था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, जिसके पास एक भी डू पूर्वज नहीं था, के पास उसे धमकी देने की कोई योग्यता नहीं थी। दूसरा, जिस क्षण तुमने किंगलिन का अपहरण किया और मेरे 2 बड़े भाइयों पर हमला करने के लिए लोगों को भेजा, तुम्हारा जीवन पहले से ही नरक के राजा द्वारा रखी गई जीवन और मृत्यु की पुस्तक में दर्ज हो चुका था। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम मुझे मारना चाहते हो? सपने देखते रहो। मो चेंग ने जियोयान की आसन मृत्यु की घोषणा सुनकर गुस्से से दहाड़ लगाए। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अचानक अपने अपरिवर्तित बाएं हाथ को बाहर निकाल लिया। छिपी हुई शक्ति के एक भयंकर विस्फोट ने उसकी आस्तीन को तोड़ दिया, जिससे हाथ हवा में खुल गया। उस पर रक्त वाहिकाएं अनगिनत छोटे सांपों की तरह उभरी हुई थीं। वह हाथ अचानक विचित्र तरीके से चौड़ा हो गया। उसके मूल रूप से सामान्य नाखून आधे इंच लंबे हो गए और वे एक भयानक काले रंग में बदल गए। कुछ ही पलों में पूरी भुजा लाल हो गई, एक नज़र में जलती हुई भुजा जैसी लग रही थी। ब्रेकिंग माउंटेन आर्म। पहले एल्डर ने वास्तव में रैंक 5 फायरी ब्रेकिंग माउंटेन गैंडे के अग्रभाग को अपने शरीर में प्रत्यारोपित किया। मो कबीले के मुख्य सदस्य मो चेंग की भुजा को असाधारण रूप से चौड़ा होते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। यह मो चेंग का तुरुप का पत्ता था। वह इतने समय से सह रहा था, जियोयान के घातक प्रहार से पहले अपनी रक्षा कम करने का इंतजार कर रहा था। हा हा हा, मर जाओ। ज्वलंत भुजा ने जियोयान के चेहरे पर मुड़े हुए चाप में हमला किया। हालांकि अगले ही सेकंड में पहले से क्रूर ब्रेकिंग माउंटेन आर्म अचानक लंगड़ा हो गया। मो चेंग की भयंकर अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई, उसकी आंखें ध्यान खो बैठीं और वह अपनी आंखें खुली रखकर मर गया। जियोयान ने मो चेंग को एक नज़र भी दिए बिना धीरे से अपना पैर उठाया। परम आध्यात्मिक शक्ति उसका सच्चा छिपा हुआ तुरुप का पत्ता था। न केवल वह असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था, बल्कि अब उसके पास लेट मॉर्टल स्टेट आध्यात्मिक शक्ति भी थी। उसका सोल स्किल एक अपराजय चाल थी जो बिना किसी निशान के मार सकती थी। यहाँ तक कि रानी मेडुसा, जो डू सम्राट चरण के शिखर पर थी, मुश्किल से उसके सोल इम्पैक्ट का सामना कर पाती। अगर उसे किंगलिन के ठिकाने के बारे में मो चेंग से सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक सोल इम्पैक्ट उसकी आत्मा को बिखेरने के लिए पर्याप्त होता।
भले ही आपका शरीर वास्तव में अमर हो, लेकिन आपकी आत्मा अमर नहीं है ना? जियो यान ने धीरे से कहा। हॉल में एक घातक सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई मो चेंग के बेजान शरीर को देख रहा था जो चमकीले लाल कालीन पर फैला हुआ था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। NOWELL-BEAK-JAN.C केवल नालन यानरान को ही यह पता लग पाया कि क्या हुआ था। क्या वह आध्यात्मिक शक्ति थी? यहाँ तक कि ये भी अनजान था, लेकिन नालन यानरान, हालांकि एक कीमियागर नहीं था, आध्यात्मिक शक्ति के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता रखता था। जब जियाओ यान ने अपनी आत्मा कौशल का प्रदर्शन किया था तो उसने आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग को महसूस किया था। हालांकि क्योंकि आत्मा कौशल समय के साथ खो गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह क्या था। हालांकि जियाओ यान के चेहरे पर एक गर्म धूप वाली मुस्कान थी, लेकिन जो भी उसकी नज़र से मिला वह तुरंत पीला पड़ गया और डर से पीछे हट गया। उनकी भयभीत आंखें लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर घूम रही थीं, उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। केवल नालन यानरान ने उसे सीधे देखने की हिम्मत की। उसने अपने जैद जैसे हाथों को कसकर जकड़ लिया क्योंकि वह उस युवक को देख रही थी जिसने अकेले ही पूरे मो कबीले को उलट दिया था। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि वह धीरे धीरे पास आ रहे युवक को देख रही थी। केवल 3 महीने बचे हैं। वह 3 साल पहले ही उससे हार चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल बाद भी वह उतनी ही शक्तिहीन थी? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मो कबीले का पहला बुजुर्ग, जो सिर्फ 1 घंटे पहले बड़ी योजनाएं बना रहा था, अब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता के सामने अपना अंत पाएगा। इन 2 अलग अलग दृश्यों के बीच का अंतर देखकर लोग अविश्वास की स्थिति में आ गए। जैसे ही जियाओ यान किंगलिन का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके दिल में एक असामान्य भावना उमड़ पड़ी। उसने अचानक अपना सिर हॉल के बाहर की ओर घुमाया। धमाका! विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ ही दूरी पर एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई। एक विशाल बर्फ की दीवार दिखाई दी जो कुछ ही देर में टूट गई। हाइबोडोन पर वास्तव में हमला हुआ था। घटनाओं के अचानक मोड़ ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को, जिनमें नालन यानरान और जियाओ यान भी शामिल थे, एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। किसी ने वास्तव में डू सम्राट पर हमला करने की हिम्मत की। जियाओ यान का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही उसने हाइबोडोन की दिशा में विस्फोटक तरीके से हमला किया, ईगल विंग्स तुरंत खुल गए। अध्याय 127 विश्व रेखा में एक और बदलाव। उसी क्षण जब सभी स्तब्ध थे, जियाओ यान भीड़ भरे हॉल से बाहर निकलकर टूटी हुई बर्फ की दीवार की दिशा में उड़ गया। एक डू राजा नहीं, यह एक दुर्लभ उड़ान प्रकार की डू तकनीक है। नलन यानरान ने जियाओ यान को गहराई से देखा। जब वह उड़ गया, उसकी उंगलियां इतनी कसकर बंद थीं कि वे सफ़ेद हो गई थीं। इस समय जहां हाइबोडोन स्थित था, एक हरे रंग की आकृति ने उसके साथ हथेली पर वार किया। हाइबोडोन को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि आकृति ने तेजी से अपनी बाहें फैलाईं और स्तब्ध किंगलिन को अपने आलिंगन में ले लिया। हाइबोडोन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह कुछ ही दूरी पर हरे रंग की आकृति को घूर रहा था। जियामा साम्राज्य में एक और कुलीन डू सम्राट कब से प्रकट हुआ था। हरे रंग की आकृति ने किंगलिन को पकड़ लिया और जमीन से हल्के से धक्का देने के साथ हरे पंखों की एक जोड़ी उगाई क्योंकि वे तेजी से भागने का प्रयास कर रहे थे। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? एक आवाज़ गूंजी। हाइबोडोन के हाथों ने तेजी से मुहरें बना लीं। तुरंत एक ठंडी आभा उभरी जब विशाल बर्फ के ताबूत एक के बाद एक आसमान से नीचे उतरे और हरे रंग की आकृति की ओर तेजी से टूट पड़े। हरे रंग की आकृति के पंख फड़फड़ा रहे थे क्योंकि वे बाएं और दाएं चकमा दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उनसे बच नहीं पाए। कुछ हद तक असहाय होकर वे पीछे की ओर भागे, हथेली के प्रहार से एक बर्फ के ताबूत को विक्षेपित किया और फिर फुर्ती से पास की छत पर छलांग लगा दी। जब आकृति स्थिर खड़ी हुई, तभी उसका रूप स्पष्ट हुआ। ये हरे रंग के कपड़े पहने एक महिला निकली। हालांकि एक हरे रंग के घूंघट ने उसके चेहरे को छुपाया था, लेकिन उसके कपड़ों के नीचे के शानदार कर्व संकेत दे रहे थे कि उसके रूप में कोई कमी नहीं है। हरे रंग की महिला ने जमीन पर खड़े हाइबोडोन को देखा और हंसी। ओह माय, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक डू सम्राट यहाँ दिखाई देगा, लेकिन मुझे इस छोटी लड़की में काफ़ी दिलचस्पी है। मुझे डर है कि मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे जाने दो। किंगलिन लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन केवल एक डू प्रैक्टिशनर की ताकत के साथ वह एक डू सम्राट की पकड़ से कैसे मुक्त हो सकती थी। अच्छा बनो, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा केवल हमारे स्काई सरपेंट हवेली में ही खिल सकती है। हरे रंग की रहस्यमयी महिला ने किंगलिन के माथे पर अपना नाजुक हाथ धीरे से हिलाया। तुरंत संघर्षरत लड़की बेहोश हो गई। किंगलिन को छोड़ दो। हवा का एक झोंका आया जब जियो यान ने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी को क्रूरता से काट दिया गया। हरे रंग की महिला ने केवल हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने जियो यान की पूरी शक्ति वाली फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी को नीचे आते देखा। एक हाथ की मुहर के साथ एक हरे रंग की ऊर्जा ढाल भौतिक हो गई और आसानी से उसके हमले को रोक दिया।
हरे रंग की महिला ने धीरे से मुस्कुराया और हाई बोडोन को देखा क्योंकि उसने धीरे से किंग लिन के छोटे चेहरे को सहलाया। जहां तक जियाओ यान का सवाल है, जो सिर्फ एक डू ग्रैंड मास्टर था, उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि कोई डू सम्राट आएगा तो मैं पहले ही कार्रवाई कर देती। मो कबीले की तथाकथित प्रत्यारोपण तकनीक उतनी चमत्कारी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मैंने चुपके से इसके बारे में थोड़ा सीखा और पता चला कि यह प्रयास के लायक नहीं था। तुम कौन हो? तुम किंग लिन का अपहरण क्यों करने की कोशिश कर रही हो? जियाओ यान ने हरे कपड़े पहने महिला की हरकतों को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह स्थिति इतने सारे मोड़ लेगी। पहले नालन यानरान दिखाई दिया और अब एक डू सम्राट दिखाई दिया। इसके अलावा इस महिला की ताकत हाल ही में ठीक हुए हाई बोडोंग से भी ज्यादा लग रही थी। ओह, तो इस नन्हे को किंग लिन कहा जाता है। हे, बहुत बढ़िया नाम है। ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स आपके जियामा साम्राज्य में केवल बर्बाद हो जाएंगे। हरे रंग की महिला ने ठहाका लगाया। जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अभी अभी सुना था कि यह महिला स्काई सरपेंट हवेली से आई है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में किताबों में स्काई सरपेंट हवेली के बारे में पढ़ा था। विशाल डू क्यूई महाद्वीप पर जहां कई शक्तियां मौजूद थीं, स्काई सरपेंट हवेली को प्रथम श्रेणी का गुट माना जाता था। यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसे दूसरे दर्जे के गुटों से कहीं ज्यादा मजबूत था, जिसका कोई डू पूर्वज भी नहीं था। ये स्काई सरपेंट हवेली सांप प्रकार के जादुई जानवरों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। पिल्टॉवर के समान, इसने पूरे डू क्यूई महाद्वीप से कई सांप प्रकार के जादुई जानवरों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पवित्र भूमि मानी गई। जियाओ यान ने अपनी आंखों में तीखी नज़र के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां से आए हो। किंग लिन मेरे लोगों में से एक है और मैं तुम्हें उसे मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम जोर देते हो तो हमें बल प्रयोग करने के लिए दोष मत दो। हे, ये छोटी लड़की मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उसे तुम्हें सौंपना असंभव है। हरे रंग की महिला ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र हाई बोडोन पर पड़ी और वह हंसी। इसके अलावा केवल एक सितारा डू सम्राट के साथ तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या ऐसा है? तो चलो देखते हैं। हाई बोडोन की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। ये सोचना कि अपने डू सम्राट की ताकत हासिल करने के बाद अपनी पहली लड़ाई में उसे इस तरह से नीचा दिखाया जाएगा। बिजली की गति से चलते हुए उसके हाथों ने ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए तेजी से मुहरें बनाईं। एक पल में उसके सामने की ठंडी हवा पत्थर के खंभों जितनी मोटी 1 दर्जन से अधिक तीखी बर्फ की कीलों में संघनित हो गई। बर्फ के स्पाइक्स के सिरों पर सर्पिल पैटर्न उन्हें और भी घातक बना रहे थे। उसकी आस्तीन के एक झटके से दर्जनों विशाल बर्फ के स्पाइक्स बाहर निकल आए, जिससे आकाश लगभग धुंधला हो गया और हरे रंग की महिला द्वारा चकमा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह को पूरी तरह से ढक दिया। वाइनवुड थॉर्न व्हिप। हरे रंग की महिला ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। 5 पन्ना हरे रंग की ऊर्जा के चाबुक कांटेदार लताओं की तरह उसकी उंगलियों से निकले, जिससे आने वाली बर्फ की स्पाइक्स विक्षेपित हो गईं। बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए क्योंकि बर्फ के पंख हाई बोडोन के पीछे दिखाई दिए, उसे उसकी ओर धकेलते हुए। जैसे ही महिला एक और डू तकनीक को उजागर करने वाली थी, आध्यात्मिक शक्ति का एक अजीब विस्फोट उसके ऊपर हुआ। उसकी दृष्टि अचानक सफ़ेद हो गई और उसके सिर में एक भयंकर दर्द हुआ। आत्मा कौशल। उसके चेहरे पर अचानक बदलाव आया क्योंकि वह थोड़ी दूर खड़े जियाओ यान को देखकर हैरान थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ रहा था। उस क्षणभंगुर क्षण में ही हाई बोडोंग ने पहले ही दूरी कम कर ली थी। उसके दाहिने हाथ में बर्फीली डू क्यूई जम गई जब उसने अपनी हथेली उसकी ओर घुमाई। हरे कपड़े वाली महिला ने जल्दी से अपनी हथेली से जवाब दिया, लेकिन अचानक चौंक गई। है बोडोंग ने स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल कर ली। ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट उसके शरीर में घुस गया और उसके डू क्यूई प्रवाह को धीमा कर दिया। खुद को दूर धकेलने के लिए बल उधार लेते हुए हरे कपड़े वाली महिला ने अपनी खूबसूरत आंखों में एक गंभीर नज़र के साथ जियाओ यान को देखा और गहरी आवाज में कहा, एक आत्मा कौशल। आपके लिए एक आत्मा कौशल जानना कैसे संभव है? वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कौशल लंबे समय से खो गए थे। हालांकि डू क्यूई महाद्वीप में एक बार आत्मा कौशल थे, लेकिन बाद में उन्हें एक बेहद शक्तिशाली संगठन द्वारा वापस ले लिया गया। इसके परिणामस्वरूप पूरे डू क्यूई महाद्वीप में आत्मा कौशल का पूर्ण अभाव हो गया। इसके अलावा अगर उस संगठन को किसी के पास आत्मा कौशल होने का पता चलता है तो यह एक घातक आपदा भी ला सकता है। अनुमान लगाओ। हरे रंग की महिला के चेहरे पर गहरे और अस्थिर भाव थे। उसने एक गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपनी जीभ काट ली। एक पल में वह अप्रत्याशित रूप से खाली जगह के एक हिस्से को पार कर गई और 100 मीटर दूर दिखाई दी, उनके घेरे को तोड़ते हुए। फिर उसने अपने पंख फैलाए और तेजी से क्षितिज की ओर बढ़ी। एक स्थानिक गुप्त तकनीक। उसके पीछे जियाओ यान ने तुरंत अपने पंख एक बड़े रॉक की तरह फैलाए और हरे रंग की आकृति का पीछा करते हुए आसमान में उड़ गया।
इस बीच नालन यानरान जो अभी भी हॉल में थी, उसकी नज़रें दूर उड़ते हुए जियाओ यान पर टिकी थीं। इस समय कौन जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। यानरान, क्यों न हम 3 साल के उस समझौते को भूल जाएं। हम शादी की व्यवस्था से निपटने का कोई और तरीका खोज सकते हैं। गेये ने उसे मनाने की कोशिश की और उसके पास गया। हालांकि जियाओ यान की साधना केवल 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर चरण पर थी, जो नालन यानरान की तरह ही थी, और गुहे द्वारा प्रदान की गई 5वीं स्तरीय बैंगनी क्रिस्टल गोली उसे 1 वर्ष के भीतर 2 बार प्रभावी ढंग से साधना करने की अनुमति दे सकती थी। लेकिन ये केवल साधना स्तर का मामला नहीं था। जियाओ यान एक पूर्ण साधना धोखेबाज था। उसकी वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से उच्च सितारा डू स्पिरिट चरण तक पहुंच गई थी, और उसने जो डू तकनीकें विकसित की वे हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थीं। मैंने पिछले 3 साल अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण में बिताए हैं, एक गुप्त क्षेत्र में खोजबीन की है, खुद को संयमित करने के लिए अकेले मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में गया, अपने दादाजी का अनुसरण करते हुए दुश्मनों से लड़ने और उन्हें मारने के लिए सीमाओं तक गया। ये सब 3 साल बाद उन्हें हराने के लिए। नालन यानरान ने सपाट लहजे में कहा, जैसे कि ये अनुभव किसी और के थे। जी ये एक पल के लिए चुप हो गया। पिछले 3 सालों में नालन यानरान की प्रगति सिर्फ उन औषधीय गोलियों की वजह से नहीं थी जिनसे उसकी ताकत बढ़ी थी, उसने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसके अलावा उसकी प्रतिभा शुरू से ही बहुत अच्छी थी। हालांकि मोली ने दावा किया था कि उसकी ताकत नालन यानरान के बराबर थी, लेकिन वह सिर्फ खुद की तारीफ कर रहा था क्योंकि उनकी साधना का स्तर एक जैसा था। उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति भी एक जैसी नहीं थी। ये देखते हुए कि जियाओ यान कहाँ गायब हो गया था, नालन यानरान ने किसी की कल्पना से परे एक निर्णय लिया। चाचा जी, मैं जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश करना चाहता हूँ। ये नालन यानरान का ठीक यही निर्णय था जिसने विश्वरेखा को एक बार फिर से विचलित कर दिया। इस समय कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के रहस्य बाद में जियाओ यान के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाएंगे। अध्याय 128, तुम में हिम्मत है। तुम जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश करना चाहते हो। नालन यानरान की बातें सुनकर गेये का चेहरा पीला पड़ गया। वह ठीक से जानता था कि जीवन और मृत्यु का द्वार किस तरह का स्थान है। जीवन और मृत्यु का द्वार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के स्वामित्व वाले एक निजी प्रशिक्षण मैदान के बराबर था, या अधिक सटीक रूप से संप्रदाय का एक गुप्त क्षेत्र था। इसका नाम जीवन और मृत्यु का द्वार इसलिए रखा गया क्योंकि वह स्थान बेहद खतरनाक था। एक बार अंदर जाने पर किसी की जान खतरे में पड़ सकती थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों ने जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश करने का प्रयास किया था ताकि इसे लाभ प्राप्त किया जा सके। हालांकि अधिकांश लोग अंदर चले गए और फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। NOWELL-BE-IN.C उस जगह में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक डू स्पिरिट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हालांकि आप इस पीढ़ी में एकमात्र व्यक्ति हैं जो जीवन और मृत्यु के द्वार के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं। अब अंदर जाना बहुत खतरनाक है, गेये ने सदमे में कहा, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, अन्यथा मुझे डर है कि मैं अपनी वर्तमान क्षमताओं से उसे हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। मेरी वर्तमान ताकत पहले से ही एक कम स्टार डू स्पिरिट से लड़ने के लिए पर्याप्त है। जीवन और मृत्यु का द्वार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के नेताओं का विश्राम स्थल है। संप्रदाय के सदस्य के रूप में मुझे विश्वास है कि मैं उनके द्वारा संरक्षित रहूंगा। नालन यानरान ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप कहा, उसकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं जहां जियोयान गायब हो गया था। गेये ने गहरी भौहें सिकोड़ी और उसे मनाने की कोशिश की। हालांकि एल्दगुहे स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए उच्चतम गुणवत्ता वाली 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत नहीं कर सकता, वह पहले से ही पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल के लिए नुस्खा प्राप्त करने के लिए चुयून साम्राज्य में जाने के लिए सहमत हो गया है। ये 4 स्तरीय गोली एक डू ग्रैंड मास्टर की ताकत को 1 स्टार तक बढ़ा सकती है और इसे लगातार 2 बार भी लिया जा सकता है। यानरान, आप पहले से ही 3 स्टार डू ग्रैंड मास्टर हैं और आपने विंड स्पीक स्वॉर्ड तकनीक के पहले रूप में महारत हासिल कर ली है। यदि आप दूसरे रूप किलर उल्कापिंड में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप एक डी क्लास डू तकनीक की असली शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। जरूरी नहीं कि आप उससे हार जाएं। नालन यानरान ने अपना सिर घुमाकर मोचेंग की लाश को देखा जो कुछ ही दूरी पर थी और एक समान स्वर में बोली, अगर मेरी ताकत 5 स्टार डू ग्रैंड मास्टर स्टेज तक पहुंच जाती और मैं विंड स्पीक किलर उल्कापिंड में महारत हासिल कर लेती तो शायद मैं मोचेंग को भी मार सकती थी। लेकिन यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि मोचेंग की मौत आखिर कैसे हुई, अंकल जी? सिर्फ उन चीज़ों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है। जी ये एक पल के लिए चुप रहा और उसने जिद्दी नालन यानरान को घूरा। जब से वह 3 साल पहले सगाई रद्द करने के लिए उसके साथ जियो कबीले में गया था, तब से उसे पता था कि वह बहुत जिद्दी लड़की है। वह बैल की तरह अडिग थी, कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। उसके पिता और दादा उसकी जिद से लगभग पागल हो गए थे।
वह सिर्फ आहें भर सकता था और सिर हिला सकता था। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, जीवन और मृत्यु का द्वार संप्रदाय के नेता बनने से पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उत्तराधिकारी के लिए अंतिम परीक्षण माना जाता है। वर्तमान में छोटे संप्रदाय के नेता के रूप में आपकी स्थिति को लेकर संप्रदाय के भीतर अभी भी काफ़ी विवाद है। यदि आप अंदर जाने पर जोर देते हैं तो मुझे डर है कि प्रथम एल्डर से आगे निकल पाना आसान नहीं होगा। नालन यानरान मुड़ा और हॉल के निकास की ओर चला गया, केवल एक फीकी सी बात पीछे छोड़ते हुए, मैं इस मामले पर मास्टर से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा। ... इस बीच दूसरी तरफ 3 शक्तिशाली आभाएं नीले आकाश में फैल गईं। इस भयानक दबाव के तहत नीचे यान शहर तुरंत उथल-पुथल में आ गया। शहर के सभी लोगों ने भयानक दमनकारी बल को महसूस किया और अचंभे में अपने सिर उठाए। उल्काओं की तरह आकाश में दौड़ती आकृतियों को देखते हुए उनके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। जियामा साम्राज्य में एक कुलीन डू सम्राट की आभा एक दुर्लभ घटना थी। जो लोग एक निश्चित स्तर की ताकत तक नहीं पहुंचे थे, उन्हें ऐसी दमनकारी शक्ति का अनुभव करने का कोई मौका नहीं था। आसमान में जियो यान का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह आगे हरे रंग की पोशाक वाली महिला को देखता था। उसकी पीठ पर पंखों से रक्त लाल लपटें फूट रही थीं जैसे ही वे तेजी से फड़फड़ाने लगे। हाइबोडोन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका शरीर अब बर्फीले सफ़ेद डूक्यूई में लिपटा हुआ था। उसकी मुरझाई हुई हथेलियों पर तीखे चमकते हुए बर्फ के कांटे थे जो हड्डियों को ठंडा कर देने वाली ऊर्जा के विस्फोटों को बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि वह दूर से बर्फ विशेषता ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था जो 100 मीटर दूर हवा में व्याप्त थी। डू सम्राट क्षेत्र में पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के भीतर डूक्यूई का उपयोग युद्ध के दौरान अपने आसपास की दुनिया की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए कर सकता था। इससे कोई भी व्यक्ति उस ऊर्जा को हेरफेर करके अद्वितीय और भयानक शक्ति को मुक्त कर सकता था। यही कारण था कि डू सम्राटों के पास ऐसी चौंकाने वाली विनाशकारी क्षमताएं थीं। अभी जियाओयान अपने सोल स्किल का उपयोग करके हरे रंग के कपड़े पहने रहस्यमयी डू सम्राट को नियंत्रित कर रहा था, जबकि हैबोडोन ने उस पर हमले शुरू कर दिए थे। जियाओयान को रानी मेडुसा के खिलाफ की तरह पूरी ताकत से हमला करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल रहस्यमयी डू सम्राट का ध्यान भटकाने और हैबोडोन के लिए हमला करने के लिए मौके बनाने की जरूरत थी। ओल्ड है आइस स्नो स्काई। जियाओयान के सोल इम्पैक्ट की वजह से हरे रंग के कपड़े पहने डू सम्राट को कुछ ही दूरी पर आत्मा को चीर देने वाले दर्द का अनुभव हुआ और उसका डूक्यूई परिसंचरण कुछ समय के लिए रुक गया। उस संक्षिप्त क्षण में हैबोडोन ने तेजी से दूरी कम की और एक डी क्लास डू तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें उसे महारत हासिल थी। लानत है, यह शापित सोल स्किल। हरे रंग की महिला ने मन ही मन शाप दिया। आध्यात्मिक हमले अविश्वसनीय रूप से अजीब थे और उनसे बचाव करना मुश्किल था। इसके अलावा जादुई जानवरों की शक्तिशाली शारीरिक शक्ति की कीमत उनकी स्वाभाविक रूप से कमजोर आध्यात्मिक शक्ति थी। लंबे जीवनकाल का मतलब था खराब साधना प्रतिभा। स्वर्ग वास्तव में बहुत निष्पक्ष था। हरे कपड़े पहने महिला ने बेहोश किंगलिन को अपने बाएं हाथ से पकड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को अपने सामने खाली जगह की ओर हिंसक रूप से धकेला। तुरंत पन्ना प्रकाश आकाश में बढ़ गया क्योंकि उसने जल्दी से आने वाली बर्फ और बर्फ को रोकने की कोशिश की। हाइबोडोन की बर्फ और बर्फ के साथ थोड़ा सा भी संपर्क उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकतों और डूक्यूई को रोक सकता था। बर्फ और बर्फ से भरे आकाश का सामना करते हुए हरे कपड़े पहने डू सम्राट ने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और इसकी सीमा से बचने के लिए केवल दूसरी तरफ उड़ सकता था। कोई विकल्प न होने पर उसने अपने दांत पीस लिए और एक तीखी चीख निकाली। यह असामान्य चीख मनुष्यों के लिए अश्रव्य थी और इसे केवल सांप प्रकार के जादुई जानवर ही सुन सकते थे। सीटी बजने के कुछ ही समय बाद दूर के जंगल से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। तुरंत लगभग 30 मीटर लंबा एक विशाल सांप अचानक आसमान में उड़ गया। इसकी विशाल छाया ने जमीन के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। सांप का शरीर पूरी तरह से काला था, अजीबोगरीब रंगीन पैटर्न से सजा हुआ था जो इसे एक अजीबोगरीब रूप दे रहा था। इसके शरीर के दोनों ओर बैंगनी रंग के 8 काले पंख थे और इसके सिर से एक गहरा घुमावदार सींग निकला हुआ था। इसकी त्रिकोणीय पुतलियां जानवर जैसी प्रकृति नहीं दिखाती थीं, बल्कि इसके बजाय एक इंसान जैसी चालाकी और चतुराई रखती थीं। 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट। हैबोडोन चौंक कर चिल्लाया। उसने इस जादुई जानवर को पहचान लिया। जियाओयान ने भी इसे पहचान लिया। जब एक पंख वाले काले सांप के 8 पंख उगते हैं तो इसका मतलब है कि वह रैंक 6 तक पहुंच गया है। अगर उसका मुकुट भी उगता है तो उसकी ताकत रैंक 6 के शिखर पर पहुंच गई है। शीर्ष रैंक 6 जादुई जानवर, रानी मेडुसा के समान स्तर। लूमेन, हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मात्र एक स्टार डू सम्राट और एक छोटे से बदमाश द्वारा पीछा किए गए हो। अगर खबर पहुंच गई तो वे खुद को मौत के घाट उतार सकते हैं। विशाल त्रिकोणीय पुतलियां हाइबोडोन को घूर रही थीं, इसी तरह जियाओयान को अनदेखा कर रही थीं। उसके मुंह से एक कान फाड़ देने वाली हंसी निकली। हरे रंग की महिला ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय वह धीरे धीरे 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के करीब चली गई और धीमी आवाज में बोली, इस छोटे डू ग्रैंड मास्टर को कम मत समझो। उनकी आध्यात्मिक शक्ति दुर्जेय है और वह आत्मा कौशल भी जानते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। आत्मा कौशल। आत्मा कौशल शब्द सुनते ही 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जियाओ यान को एक गंभीर नज़र से देखा। उन 2 शब्दों ने बहुत कुछ दर्शाया। सबसे खराब स्थिति में ये कुछ ऐसा था जिसे उनका पूरा स्काई सरपेंट मैंशन भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के पास धीरे धीरे पहुंचते ही जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। भले ही उसके सामने 2 कुलीन डू सम्राट उसे एक ही सांस में राख कर सकते थे, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और विशाल जानवर से केवल 10 मीटर की दूरी पर रुक गया। फिर उसने 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट की ओर देखा। उसकी निगाह में डर नहीं था और यहाँ तक कि एक मुस्कान का संकेत भी दिखा। तुमने कुछ ऐसा छीनने की हिम्मत की जिस पर आत्माओं के हॉल की नज़र है। स्काई सरपेंट मैंशन में निश्चित रूप से कुछ हिम्मत है। अध्याय 129 आत्मा संचार उपकरण बनाना। हाइबोडोंग ने अपनी आंखों में उलझन के भाव के साथ जियाओ यान को देखा। नलान यानरान और मोली ने जो कहा था उसके अनुसार जियाओ यान को जियामा साम्राज्य के एक सुदूर शहर के कबीले से आना चाहिए था। हालांकि ये तथ्य कि गुहे और अन्य उसके हाथों विफल हो गए थे और यहाँ तक कि यून यून भी खाली हाथ लौट आया था, ये दर्शाता है कि उसके पास वास्तव में शक्तिशाली समर्थन था। हाइबोडोंग ने एक बार जियामा साम्राज्य से आगे सेंट्रल प्लेन्स में कदम रखा था। हालांकि वहां उसका समय संक्षिप्त था, लेकिन इसने उसके क्षितिज को व्यापक बना दिया था। फिर भी उसने कभी हॉल ऑफ सोल्स नामक गुट के बारे में नहीं सुना था। वह केवल अन्य शक्तिशाली प्रथम श्रेणी के गुटों जैसे कि विंड लाइटनिंग पवेलियन, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और पिल टॉवर के बारे में जानता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हाइबोडोंग ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स पूरे डूक्यूई महाद्वीप में फैला हुआ था, लेकिन उनके तरीके कपटी और विश्वासघाती थे और वे हमेशा छाया से काम करते थे। जो लोग हॉल ऑफ सोल्स के बारे में जानते थे वे इसके बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। हॉल ऑफ सोल्स, आप हॉल ऑफ सोल्स से हैं। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। यह आखिरी बात थी जो वह सुनना चाहता था। आखिरकार हॉल ऑफ सोल्स का पानी अविश्वसनीय रूप से गहरा था। जबकि इसके अधिकांश सदस्य अपेक्षाकृत कमजोर सोल दूत थे, अगर हॉल ऑफ सोल्स से एकमात्र रक्षक प्रकट होता तो वे आसानी से उन दोनों को नमूने में बदल सकते थे। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स सोल स्किल्स के बारे में जानकार एकमात्र संगठन नहीं था, क्योंकि पिल टॉवर के कीमियागरों ने भी प्राचीन खंडहरों से कुछ सोल ट्रेनिंग मेथड्स और सोल स्किल्स प्राप्त किए थे। पिल टॉवर ने हॉल ऑफ सोल्स का खुलकर विरोध किया और स्वाभाविक रूप से उनके प्रतिशोध से नहीं डरता था। जियाओ यान कभी सेंट्रल प्लेन्स में नहीं गया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि कुछ बड़े संप्रदायों और कुलों के पास विशेष क्यूई विधियां और डू तकनीकें थीं जिन्हें बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था। अगर किसी को बिना अनुमति के ये तकनीकें सीखते हुए पाया जाता तो उस व्यक्ति को धरती के छोर तक खदेड़ दिया जाता। यही कारण था कि लूमान नामक महिला को बहुत झटका लगा जब उसने जियाओ यान को एक आत्मा कौशल का उपयोग करते देखा। जियाओ यान ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और व्यंग्य किया, क्या आत्माओं के हॉल में सुंदर दिखने वाले पुरुष नहीं हो सकते? लूमान और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने एक दूसरे को देखा जैसे कि किसी गुप्त सर्प तकनीक के माध्यम से संवाद कर रहे हों। वास्तव में वे पहले से ही आधे आश्वस्त थे। मुख्य कारण ये था कि जियाओ यान के मात्र 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर साधना के बावजूद वह एक आत्मा कौशल का उपयोग कर सकता था जो लूमान जैसे डू सम्राट को क्षण भर के लिए हिला सकता था। भले ही ये केवल एक क्षणिक गड़बड़ी थी, फिर भी यह एक गड़बड़ी थी। हालांकि जादुई जानवर के रूप में लूमान की आध्यात्मिक शक्ति मनुष्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी वह एक डू सम्राट थी। इसका मतलब यह था कि जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 5वीं श्रेणी के कीमियागर के बराबर थी। 2 प्रमुख साधना क्षेत्रों में फैली इतनी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का होना कुछ ऐसा था जिसे पिल टॉवर भी आवश्यक रूप से विकसित नहीं कर सकता था। केवल हॉल ऑफ सोल्स, जो आत्मा साधना में माहिर है, संभवतः इसे हासिल कर सकता था। इसके अलावा हॉल ऑफ सोल्स के लिए ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स में रुचि रखना समझ में आता है, क्योंकि यह डूक्यूई महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली काया में से एक थी। किंगलिन मेरी नौकरानी है। यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो अगली यात्रा में केवल मैं ही नहीं रहूंगा, जियाओ यान ने उदासीन व्यवहार के साथ कहा। ये देखते हुए कि समय सही था, जियाओ यान ने एक बार फिर वही चाल चली जो उसने पहले है बोडोन को डराने के लिए इस्तेमाल की थी, धोखा देना। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से सोल कमांड टोकन निकाला और उसे अपनी कमर पर पहना। हाइबोडोन की पलकें हिंसक रूप से फड़कने लगीं। ठीक इसी तरह से उसे तब डराया गया था। हालांकि लूमान और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट को नहीं पता था कि सोल कमांड क्या है, लेकिन इसने उन्हें उस पर उत्कीर्ण सोल अक्षर को देखने से नहीं रोका।
टोकन से निकलने वाले अनोखे आध्यात्मिक उतार चढ़ाव ने उनके दिलों को डर से कांप दिया। हालांकि इस बार चीजें वैसी नहीं हुई जैसी ज़ियाओ यान ने उम्मीद की थी। न केवल लू मान ने किंगलिन को नहीं छोड़ा, बल्कि वह 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के पीछे भी छिप गई, जो सबसे आगे खड़ा था, जैसे कि कोई कदम उठाने के लिए तैयार हो। ज़ियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। इस बार उसका झांसा काम नहीं आया। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स जेड ग्रीन स्नैक डायमंड सेंट की विरासत को प्राप्त करने और प्राचीन स्काई सरपेंट टूम को खोलने की कुंजी हैं। हम ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स को किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट दृढ़ निश्चयी नज़र से बोला। ज़ियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। वह 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ सकता था। वह किंगलिन को सौंपने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने संकेत दिया कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और उसे एक शक्तिशाली विरासत भी मिलेगी। ये स्पष्ट था कि वे ज़ियाओ यान को पूरी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ये संदेश हाई बोडोन को भी स्पष्ट था, जो अंदर से हैरान था। ये वास्तव में एक दूसंत की विरासत थी। ज़ियाओ यान एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने लू मान से कहा, किंगलिन को जगाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने लू मान को सिर हिलाया, जिसने अपनी हथेली में हरे रंग की रोशनी की एक गेंद को इकट्ठा किया और उसे किंगलिन के माथे पर रख दिया। एक ठंडी सनसनी ने धीरे धीरे सो रही लड़की को जगाया। किंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। जब उसने ज़ियाओ यान को पास में देखा और महसूस किया कि उसे पकड़ा जा रहा है, तो उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया और चिल्लाया, युवा मास्टर। ज़ियाओ यान ने किंगलिन को शांत होने का इशारा किया, फिर हाई बोडोन की ओर मुड़ा और कहा, बूढ़े हाई, कृपया यहाँ मेरा इंतजार करें। NO वेल बी इन .C ओम। एम सावधान रहें, वे 2 डू सम्राट हैं जिनसे आप निपट रहे हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ज़ियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाए, 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के पीछे से उड़ गया और किंगलिन के सामने उतरा। किंगलिन, क्या तुम इन दोनों को नियंत्रित कर सकते हो? उसने पूछा। लू मान और 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, अवाक। तुम सिर्फ ऐसा सवाल पूछने के लिए चले आए? लू मान ने कुछ हद तक चिढ़कर समझाया। हालांकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स वास्तव में जबरन अनुबंध स्थापित कर सकते हैं और यहां तक कि रक्त के माध्यम से सांप प्रकार के जादुई जानवरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, मिस किंगलिन की पुपिल्स अभी भी निष्क्रिय अवस्था में हैं। मेरे और बाया जैसे प्राचीन जादुई जानवरों को नियंत्रित करना उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे है। ये समझ में आया। अगर ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स किसी भी सांप प्रकार के जादुई जानवर को सिर्फ एक नज़र से नियंत्रित कर सकते हैं, तो वह बहुत अजेय होगा। अगर 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट जैसे प्राचीन जानवर को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो रानी मेडुसा को नियंत्रित करना, जिसके पास 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शुद्ध रक्त रेखा थी, और भी अधिक एक पाइप सपना होगा। किंगलिन ने इस पर विश्वास नहीं किया और फिर भी कोशिश की, लेकिन परिणाम वास्तव में उम्मीद के मुताबिक था। वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकी। ठीक है किंगलिन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उनके साथ एक ऐसी जगह जाओगे जहां तुम ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स का उपयोग करना सीख सकोगे और अपनी ताकत बढ़ा सकोगे, ज़ियाओ यान ने धैर्यपूर्वक समझाया। हालांकि किंगलिन छोटी थी, लेकिन उसने जल्दी ही मौजूदा स्थिति को समझ लिया। उसने अपने आसपास के लोगों की ताकत को महसूस किया, साथ ही ज़ियाओ यान के लहजे में बेबसी का संकेत भी महसूस किया और उनकी मुश्किलों को समझा। मम्मा, किंगलिन समझती है। किंगलिन निश्चित रूप से अच्छी तरह से सीखेगी और मजबूत बनेगी। उसने अपने आंसू और अज्ञात के डर को रोकते हुए बहादुरी से अपना सिर हिलाया। ज़ियाओ यान ने धीरे से आह भरी और उसके सिर को धीरे से थपथपाया। तुम्हारे जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अगर तुम खुद को ऐसी स्थिति में पाती हो जहां तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसका इस्तेमाल करके मुझसे संपर्क करो। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से रैंक 5 मॉन्स्टर कोड निकाला, जिसे उसने पवित्र शहर में स्नैक पीपल जनजाति के खजाने से उधार लिया था। खून से लाल 10,000 जानवरों की लौ उसकी हथेली से फुफकार के साथ निकली। इसने तुरंत मॉन्स्टर कोर को घेर लिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय ज्वाला। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट चौंक गया। जियोयान के पास वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला थी। जैसे ही जियोयान ने अपनी ऊर्जा को संपीड़ित और संरक्षित किया, मॉन्स्टर कोर तेजी से संघनित हो गया। एक गुनगुनाहट की आवाज़ के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक झोंका उसमें डाला, फिर एक स्ट्रिंग का टुकड़ा निकाला और इसे एक पेंडेंट में बदल दिया, जिसे उसने किंगलिन के गले में लटका दिया। यह एक सोल जेड पेंडेंट है। इसे कुचलें और आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे कुचल दो, और चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। एक आत्मा संचार उपकरण। ये कुछ ऐसा था जिसे ज़ियाओ यान ने अपने 2 बड़े भाइयों के लिए बनाने के बारे में सोचा था जब कुछ दिन पहले उन पर हमला हुआ था। ज़ियाओ यान स्वाभाविक रूप से लेट मॉर्टल स्टेट में अपनी आध्यात्मिक स्थिति के साथ ऐसी वस्तु बना सकता था। इसके लिए बस कुछ आध्यात्मिक शक्ति खर्च करने की आवश्यकता थी। अध्याय 130 स्वर्गीय ज्वाला परमाणु।
किंग लिन ने बहुत सावधानी से जेड पेंडेंट प्राप्त किया और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, युवा मास्टर। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे युवा मास्टर रहेंगे, हमेशा के लिए किंग लिन के युवा मास्टर। जियाओ यान का आकार धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। उसने किंग लिन की ओर थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ हिलाया, आगे बढ़ो। किंग लिन 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के विशाल शरीर पर खड़ी थी। सर्प सम्राट के पीछे के 8 पंख फड़फड़ा रहे थे, उसे लेकर क्षितिज की ओर उड़ रहे थे। तुम्हें मुझे धोखा देने के परिणाम पता होने चाहिए। जियाओ यान के धमकी भरे शब्द 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के दिमाग में गूंज रहे थे। हालांकि जियाओ यान केवल एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर था, लेकिन 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की और अपनी दुम दबाकर जियामा साम्राज्य की सीमा छोड़ दी। हाइबोडोंग जियाओ यान के पास गया और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट को जाते हुए देखकर सांत्वना के शब्द कहे, शायद उनका अनुसरण करना उस छोटी लड़की के लिए बेहतर होगा। वहां उसके लिए उपयुक्त विरासत है। एक डू संत की विरासत। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स की अनूठी काया के साथ कोई यह अनुमान लगा सकता था कि कुछ वर्षों में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स वाला एक शक्तिशाली कुलीन विशेषज्ञ उभरने वाला था। उम्मीद है, अन्यथा। जियाओ यान की आंखों में हत्या के इरादे की एक तीखी झलक दिखाई दी। इस समय खाली जगह में अचानक एक दरार दिखाई दी। माओवू शून्य से बाहर निकल आया। माओवू के अलावा शून्य में एक छोटा सा उत्कृष्ट कंकाल सिर भी था। खोपड़ी में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की सारज्वाला थी। सारज्वाला को जियाओ यान की अपार आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था ताकि इसे फूटने से रोका जा सके। इस टकराव के दौरान उसने कभी भी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने इसे माओवू को सौंप दिया था ताकि वह इसे शून्य में छिपा दे। एक छोटी सी चिंगारी भी बोन चिलिंग फ्लेम को फूटने और पूरी भूमिगत दुनिया को जमने के लिए प्रेरित कर सकती थी। अगर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की सारज्वालाएं आपस में टकराती तो किस तरह का दृश्य पैदा होता। यह जियाओ यान का आखिरी तुरुप का पत्ता था। अगर वे अंत में वास्तव में किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट ये जान लेता कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जियाओ यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को अपनी स्वीकृति आत्मा में वापस ला लिया। हालांकि हाइबोडोन को नहीं पता था कि काली बिल्ली क्या है, लेकिन उसके डू सम्राट की खतरे की भावना ने उसे बताया कि अगर वे अभी समझौते पर नहीं पहुंचते तो कुछ बहुत भयानक हो सकता था। तुम बदमाश, तुम्हारे पास और कितने छिपे हुए कार्ड हैं। हाइबोडोंग ने जियाओ यान को ऐसे देखा जैसे वह अभी किसी मुश्किल परिस्थिति से बचकर आया हो। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर वह उन्हें बताए कि एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर ने उसे, एक डू सम्राट को बार बार जानलेवा खतरा महसूस कराया है। बूढ़े हाय, मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले को गुप्त रख सकोगे। जियाओ यान ने अपनी नज़र हटा ली और अपने बगल में बैठे हाइबोडोंग को देखने के लिए मुड़ा। हाइबोडोंग ने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, ठीक है। ये बूढ़ा आदमी अभी डू सम्राट के दायरे में आया है। मैं अब किसी और अस्पष्ट मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं बस अपनी ताकत को ठीक से हासिल करना चाहता हूँ। ये बूढ़ा आदमी कभी 5 सितारा डू सम्राट था, तुम्हें पता है। इस मामले के सुलझने के साथ ही मेरा आप पर एहसान चुकाया जाएगा। मैं शाही राजधानी में आपका इंतजार करूंगा। जब भी आप मितिर नीलामी घर पहुंचें, मुझसे संपर्क करें। जियाओ यान मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली बनाने की विधि वाला स्क्रॉल निकाला और उसे हाइबोडोंग की ओर फेंक दिया। यह क्या है? हाइबोडोंग ने स्क्रॉल पकड़ा और धीरे से उसे खोला। आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल शब्दों ने तुरंत उसकी नज़र खींच ली। गोली बनाने की विधि 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग एक परिचय था जिसे कोई भी पढ़ सकता था, जबकि दूसरे में गोली के लिए विस्तृत निर्देश थे। इस विस्तृत भाग पर रेसिपी के निर्माता की आध्यात्मिक शक्ति अंकित थी और इसे केवल आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही देखा जा सकता था। इसके अलावा जितनी बार इसे देखा जाता, आध्यात्मिक शक्ति की छाप उतनी ही धुंधली होती जाती, जब तक कि यह अंततः अपठनीय न हो जाती। 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल। इसका प्रभाव सीलिंग या आंतरिक चोटों के कारण कम हुई ताकत को पूरी तरह से बहाल करना है। हाइबोडोंग को बहुत झटका लगा। उसने जियाओ यान की ओर देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे? जियाओ यान, तुम छोटे बदमाश, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराते हुए जियाओ यान से पूछा। क्या बेबुनियाद आरोप है? कोई खास मतलब नहीं, बस इतना है कि ओल्ड हाई के साथ लड़ने के बाद मुझे लगता है कि ओल्ड हाई उस समय का हीरो है और तुरंत दोस्ती की भावना पैदा हो गई है। ओल्ड हाई की परेशानियों के बारे में जानने के बाद मुझे पहले ही आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल की एक रेसिपी मिल गई थी जो ओल्ड हाई की समस्या को हल कर सकती है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाइबोडोंग एक बूढ़ा लोमड़ी था। उसने उन शब्दों में मुख्य बिंदु को समझा, तुरंत सौहार्द।
इसका मतलब ये था कि उसे गोली को परिष्कृत करने में मदद करना इसलिए था क्योंकि वे दोस्त थे और दोस्तों के लिए एक दूसरे की मदद करना सामान्य बात थी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाइबोडोंग ने अपने हाथ में आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल की रेसिपी को देखा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसने कहा, ठीक है, अब और इधर उधर की बातें मत करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा जब तक तुम 5वें स्तर पर नहीं पहुंच जाते और खुद ही आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत नहीं कर लेते। क्या ये स्वीकार्य है? जियाओयान ने अपने चमकते हुए सफ़ेद दांत दिखाए और दोस्ताना तरीके से कहा, तो मुझे ओल्ड हाई को धन्यवाद देना होगा। तुम छोटे बदमाश, सच में बकवास बहुत हो गई। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। हमने मो कबीले में बहुत हंगामा मचाया, तुमने मो चेंग को मार डाला और दूसरे गुट से एक दू सम्राट को भी बाहर निकाल लिया। वह बूढ़ी औरत जिया जिंगतियान निश्चित रूप से जांच करने आएगी। जियाओयान ने सिर हिलाया। चलो पहले रॉब डेजर्ट सिटी लौटते हैं। मैं अपने 2 बड़े भाइयों के लिए कुछ छोड़ना चाहता हूँ। ओह ठीक है, मैंने बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी है। मुझे रास्ते के कुछ हिस्से को ले जाने के लिए ओल्ड हाई की आवश्यकता हो सकती है। स्वर्गीय ज्वाला को अपने शरीर से बाहर निकलने और शून्य में छिपने के लिए नियंत्रित करने में जियाओयान की अपेक्षा से कहीं अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च हुई। अच्छा दुख। हाइबोडोंग ने एक विशाल बर्फ का ताबूत बनाया, जियाओयान को उस पर चढ़ाया और रॉब डेजर्ट सिटी की ओर उड़ गया। ओह, और एक और बात, ये कीमिया का नियम है कि औषधीय सामग्री को खुद ही तैयार करना चाहिए। ओल्ड हाई, जियाओयान ने बर्फ के ताबूत पर बैठते हुए कहा। मैं वास्तव में तुम्हें फेंकना चाहता हूँ। रॉब डेजर्ट सिटी में लौटने के बाद जियाओयान ने जियाओडिंग और जियाओली को सब कुछ नहीं बताया। उसने केवल एक मोटा स्पष्टीकरण दिया कि किंग लिन को खेती के मैदान में ले जाया गया था और वह फिलहाल जियामा साम्राज्य में वापस नहीं आएगा। जियाओयान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अत्यधिक हद तक समाप्त कर दिया था। उसे अंततः ठीक होने से पहले पूरी रात स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक की साधना करनी पड़ी। हाइबोडोन के लिए उसने स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की खोज शुरू करने के लिए विभिन्न शहरों के बीच यात्रा की। स्वर्गीय ज्वालासार का समलन और टकराव एक परमाणु समलन प्रतिक्रिया की तरह है। उच्च तापमान, उच्च दबाव और उच्च घनत्व की स्थितियों में 2 हल्के परमाणु नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए मिलते हैं, जबकि प्रतिक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। जियाओयान ने अपने बाएं और दाएं हाथों के ऊपर तैरती हुई 2 लपटों को देखा, 10,000 जानवरों की ज्वाला और हरे कमल कोर की ज्वाला। ये 2 सच्ची स्वर्गीय ज्वालाएं थीं जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। माओ वो आखिरकार सिर्फ एक बीज ज्वाला थी। इसकी शक्ति अभी भी एक सच्ची स्वर्गीय ज्वाला के बराबर नहीं थी। ये कदम मूल रूप से अंतिम उपाय के रूप में था, जो उसके पिछले जीवन से परमाणु समलन के बारे में ज्ञान के एक टुकड़े से आया था। अगर मैं वास्तव में दोनों को मिलाना चाहता हूं, तो मुझे स्वर्गीय ज्वालाओं को नियंत्रित करने के लिए एक रिएक्टर बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरी आध्यात्मिक शक्ति और अग्नि नियंत्रण की बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। अगर स्वर्गीय ज्वाला मुझसे बहुत दूर है तो इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। अगर यह बहुत करीब है तो विस्फोट मुझे मार देगा। अगर माओवू अपनी भक्षण शक्ति का उपयोग करके एक स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित कर सकता है और मुझे केवल एक को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो ये बहुत आसान होगा। माओवू शून्य को भी पार कर सकता है, जिससे दूरी की समस्या हल हो जाती है। जियाओयान के दिमाग में अचानक एक छवि उभरी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से स्वर्गीय ज्वाला को घेर लिया और माओवू ने स्वर्गीय ज्वाला परमाणु को शून्य के माध्यम से दुश्मन के पीछे ले जाया। फिर धमाका, यह विस्फोट हो गया। यह एक निर्देशित मिसाइल लॉन्च करने जैसा होगा, जो दुश्मन को पूरी तरह से चौंका देगा।